अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में हमने जो है वो फ़िज़िक्स की मैराथन करनी है। आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराऊंगा एनईडी के लिए, जो कि आपका राउंड 2 है। देखो याद रखना एक चीज़, अच्छा जो एमडी कैट वाले स्टूडेंट हैं वो भी इन एमसीक्यूज़ को ज़रूर देखें क्योंकि ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये एनईडी के पास्ट पेपर हैं जो पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। मुख्तलिफ मार्केट में आपको ये एमसीक्यूज़ मिलते हैं, बुक्स में मौजूद होते हैं और ये 25, 24, 23, 22 इस तरह से ये पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। वो बच्चे जो एनईडी के राउंड 2 को टारगेट कर रहे हैं, फिर बात सुनना, वो बच्चे जो एनईडी के राउंड 2 को टारगेट कर रहे हैं उन्होंने इन एमसीक्यूज़ की 100% प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज़ आपके पास जो है वो एनईडी के टेस्ट के अंदर जो है वो आएंगे। एनईडी के टेस्ट के अंदर ये लग सकते हैं, क्योंकि वजह बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो हमें आके बताया कि सर जो राउंड 1 में एमसीक्यूज़ आए हैं उसमें बहुत ज़्यादा पास पेपर आए हैं। कुछ बच्चों का तो ये भी कहना था कि सर 95% तक एमसीक्यूज़ पास पेपर के थे, या जो कॉन्सेप्ट थे वो पास पेपर वाले थे और एमसीक्यूज़ का लेवल भी थोड़ा आसान था। डेफिनेशंस पूछी जा रही थी, अमूमन न्यूमेरिकल टाइप ज़्यादा होते हैं लेकिन डेफिनेशन पूछी जा रही थी। अब इसकी वजह बताता हूँ क्या मसला क्या है। देखो याद रखो सन 2020-22 से पहले, ये मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, एनईडी में जस्ट एक टेस्ट होता था जिसे हम टेस्ट 1 ही कहते थे या टेस्ट कहते थे। अच्छा, और तमाम स्टूडेंट का एक ही साथ टेस्ट होता था। आप लोग जब एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर गए होंगे तो वहां पर आपको एक ग्राउंड नजर आया होगा जहां पर आपके पेरेंट्स बैठ के वेट कर रहे होंगे। उसी जगह पर टेस्ट हुआ करता था और उस टाइम पे यूनिवर्सिटी रोड भी बना हुआ करता था, तो बड़ा जबरदस्त माहौल होता था। हजारों बच्चा, 10,000 15,000 बच्चा एक साथ बैठ के टेस्ट दिया करता था और फिर एडमिशन होता था। अब इस सिचुएशन में होता क्या था कि इसमें पास पेपर कम लगते थे जब ये एक ही टेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब मल्टीपल टेस्ट हो रहे हैं, यानी शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, उसके अलावा फिर 4-5 दिन टेस्ट चल रहा है। इस तरह वो और फिर मल्टीपल सेक्शंस बन रहे हैं, तो वो मल्टीपल एमसीक्यूज़ आपको दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास एमसीक्यूज़ की जो बैंक है, देखो एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना, करोड़ों में तो एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, कुछ हज़ार एमसीक्यूज़ होते हैं सेलेक्टेड, उसी में से वो फिर आपको रिपीट कर जाते हैं। तो इसी वजह से पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं एनईडी के टेस्ट में जो कि फेल हुए हैं, और फेल भी कितने नंबरों से हुए हैं, 49, 45 इस नंबरों से हुए हैं। अच्छा, और जो पास हुए हुए हैं बहुत सारों की तादाद ऐसी है जो कि 60 से 70 के दरमियान में फंसी हुई है। अब इन बच्चों का ना ज़्यादा कुछ एनईडी में हो नहीं पाएगा, फेल वाले तो वैसे ही अलग हो गए। अब जो 70 से 60 वाले हैं वो अलग तलवार के नीचे लटके हुए हैं, और मैं उनको एक बात बता देता हूं कि बड़ा मुश्किल होता है 70 से 60, ये बात आपको बताई जाएगी लेकिन टेस्ट के बिल्कुल जब मेरिट टेस्ट लगेगी तब। मैं पहले बता रहा हूं ताकि अभी से जो है ना अवेयरनेस आ जाए। तो आपने राउंड 2 पे 100% फोकस करना है। कोशिश ये रखनी है कि कम से कम 75। बहुत सारे बच्चे ये दिमाग बना के जा रहे हैं कि मैं एनईडी का टेस्ट पास कर लेता हूं, ऐसा तो बिल्कुल था ही नहीं। एनईडी का टेस्ट पास करना था ही नहीं। एनईडी का टेस्ट पास करना था आपको कम से कम 75 या इससे ऊपर, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ पास करना काफ़ी नहीं होता, अच्छे नंबरों को मेंटेन करना, जैसे कि 75, 80, 85 फिर 90+ तो वो अलग ही बात आ जाती है। ठीक है, तो अब हम जो है वो ये जो एमसीक्यूज़ करेंगे मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर, बायो, तो ये आपको इंशाल्लाह सिक्योर कराएंगे जो है वो 85, 75+। अच्छा, जो हमारी जो मैंने मॉक टेस्ट लिया था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 हज़ार से ज़्यादा बच्चों ने वो अटैम्प्ट किया। तो जो हमारे बैच में ऐड बच्चे हैं वो बिल्कुल उनको अटैम्प्ट करेंगे, तो आप बैच में ज़रूर ऐड होना। 1 मंथ प्रिपरेशन विद बुक। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे मुझसे शिकवा कर रहे थे कि सर आप लेक्चर अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो आपका शिकवा बिल्कुल ठीक था। उसकी वजह ये थी कि मैं अपने कुछ कामों में फंसा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मैंने जो है वो कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो काम हो गए हैं। अब मेरा पूरा फोकस जो है वो अपनी जॉब प्लस इस पर होगा, पढ़ाने पर होगा, या ज़्यादा इस पढ़ाने पर होगा। अब आपको रोज़ लेक्चर मिलेंगे, रोज़ मैराथन्स मिलेंगी, रोज़ टेस्ट मिलेंगे, रोज़ एक्टिव होंगे, रोज़ जो है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अब एमई इंग्लिश सेंटर आपको जो है वो एक प्रॉपर ई टेक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर प्लस ई कैट, एमडी कैट
और हमारा जो है वो ई कैट एम डी कैट का सिस्टम अलग होगा, जो को आप देख चुके हैं। ई कैट एम डी कैट का सिस्टम हमारा अलग है और जो हमारा 9, 10 फर्स्ट ईयर है वो अलग है। तो दोनों को हमने अलग कर दिया है। बस एक चीज़ इसमें सेम है कि मैं हेड करूँगा, बाकी हमने अलग कर दिया है ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे हम चीज़ों को लेके चल सकें। तो चलो अल्लाह का नाम लेके जो है वो शुरू करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान MCQs है, ठीक है। अच्छा लेवल है MCQs का, ठीक है। एक मिनट ज़रा मैं इसको ऊपर की तरफ कर लूँ, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, ये पहला MCQs यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मुझे लगा इसके ऊपर भी MCQs लिखे हुए हैं, ठीक है। कह रहे हैं अ लेंथ ऑफ 55 मिलीमीटर। आपके पास लेंथ कितनी दी हुई है? आपको पता है ना, आपके पास लेंथ मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इस सब में दी जाती है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी दी गई है? 45 मिलीमीटर, 55 बोल दिया, 45 मिलीमीटर इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली। आपने इस लेंथ को कन्वर्ट करना है इंच में, यानी मिलीमीटर टू आपने इंच में कन्वर्ट करना है। अब ये आपको याद रखना है, ये MCQs आपको आना चाहिए। एक MCQs इस तरह का सॉल्व कर लो तो मल्टीपल MCQs आप इस तरह के सॉल्व कर सकोगे। इंच में जाने के लिए, इंचेस में जाने के लिए आपने क्या करना है? सिंपल, जो भी आपको लेंथ मिलीमीटर में गिवन है, जो भी लेंथ आपको मिलीमीटर में गिवन है उसको डिवाइड कराना है आपने 25.4 से। तो आप जो है वो मिलीमीटर से इंच के अंदर आ जाओगे। बात समझ आई? जो भी लेंथ आपको दी हुई है इन्होंने मिलीमीटर में, उसको इंच से आप डिवाइड करा दोगे, सिंपल। कैलकुलेटर अलाउ है NED में, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कैलकुलेटर आप बिल्कुल जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बच्चे परेशान हो रहे होते हैं सर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो कैलकुलेटर अलाउ है। अच्छा, मिलीमीटर में देख लेते हैं क्या वैल्यू गिवन है हमें। मिलीमीटर में हमें 45 गिवन है, डिवाइडेड बाय 25.4, दिस वन इज रियल आंसर, ठीक है। तो देख लेते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। 45 डिवाइडेड बाय 25.4, तो ये आ रहा है आपके पास 1.7 और 7। अब देखो 1.7 तो हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन एक आंसर दिया हुआ 1.8, 6.2, 11 और 18 और 23। तो कोई भी बच्चा ये तो नहीं कह सकता कि 1.7 6.2 के बराबर हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। यहां पर इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब है कि आपका आंसर एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, आपका आंसर इनमें से जो गिवन पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट आपको गिवन है, इनमें से किसी के करीब आएगा। तो 1.7 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.8, द रियल वन इज 1.8 इंचेस आपका जवाब आ गया, ठीक है। अच्छा, अगला भी सेम जो है वो तरीके से होना है, मगर अब आपने इंच में नहीं जाना, अब आपने इंच से मिलीमीटर के अंदर जाना है। तो आप सिंपल तरीका आ गया है आपके पास। अब आपने क्या करना है अगले MCQs में? आपने क्या करना है अगले MCQs में? जो भी आंसर आपको इंच में दिया हुआ है 3.5, अच्छा अब इसको आपने मल्टीप्लाई कराना है 2.54। अच्छा, ये इंच में दिया हुआ है, अब हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं, मिलीमीटर में नहीं जा रहे हैं, सेंटीमीटर में जा रहे हैं। तो मिलीमीटर में जाते तो 25 रखते, सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो 2.5 रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो भी आपको मिलीमीटर में दिया हुआ हो उसको रखो और 2.54 से मल्टीप्लाई कराओ, तो आपका रियल आंसर जो है वो बच्चों आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई लंबी जो है वो कैलकुलेशन इसमें नहीं है, कोई इसका ज़्यादा शॉर्टकट नहीं होगा। आप सिंपल इसे उसी वक्त परफॉर्म करके जवाब निकाल सकते हो। तो करीब करीब आपका आंसर आ रहा है 8.8, तो ये 8.9 के बराबर होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही जवाब आ गया। अब हम अपना अगला MCQs करते हैं, जो कि हमारे पास MCQs नंबर 3 है, ठीक है। तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। आपका भी ये काम है कि आप मेरे साथ इस मैराथन को सॉल्व भी करो और साथ ही साथ इस मैराथन को आप अपने पर लिखते भी रहो ताकि सेफ रहे, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आ गया है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एंड ऑफ सक्सेसिव 4 सेकेंड इज। कह रहे हैं कि जो स्पीड है 4 सेकेंड के बाद वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यानी सक्सेसिव 4 सेकेंड, हर 4 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है? 20, फिर 25, 30, फिर 35 आ रही है। अब पूछ रहे एक्सेलरेशन क्या होगी मेरे भाइयों बहनों, एक्सेलरेशन आपने बतानी है। तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल इसका जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा उससे इसका जवाब जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले तो मुझे एक्सेलरेशन का यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। A इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन T।
ये फॉर्मूला है। सबसे पहले तो फॉर्मूले पे बहस खत्म करते हैं। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब जरा मेरी बात सुनो, एक कार आपके पास चल रही है, ठीक है, एक कार आपके पास चल रही है। ये गाड़ी अभी ए पर खड़ी हुई है, बिल्कुल ए पर खड़ी हुई है सर, अच्छी बात है, ठीक है। आप इसमें घूमने जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर बोलूँगा कि भाई पढ़ लो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, पढ़ लो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है, हो जाती है आसान। अब देखो ज़रा मेरी बात सुनना, जब ए से चलोगे बी पर जाओगे और समझ लो सी पर भी हम जा रहे हैं, तो समझ लो ये ए है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई वी आई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई वी एफ। सही है, ए और बी को आपने रखा, कैलकुलेट कर लिया, आपको मिल जाएगा। अब जब बी पॉइंट से कैलकुलेशन करोगे, ये आपने कैलकुलेशन नंबर 1 करी, सही है, तो ए जो है वो वी आई हो गया, बी जो है वो वी एफ हो गया। अब आपने अपनी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करी है, अब आपने अपनी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करी है। अच्छा, अब आपने जो अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करी है वो करी है कहाँ से, वो करी है आपने एक मिनट ज़रा मैं एक चीज़ बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा शायद ब्लर का इफेक्ट आ रहा था, तो वो इस ब्लर के इफेक्ट को हमें हटाना था, तो इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब आपने जो है वो अपनी स्पीड को पहली टाइम कैलकुलेट किया, तो ए पर थे तो वी आई था, बी पर थे तो वी एफ था। अब अपनी दूसरी कैलकुलेशन कर रहे हो, यानी दूसरी एक्सेलरेशन के लिए, तो जब दूसरी एक्सेलरेशन के लिए कैलकुलेशन करोगे तो आपका बी क्या हो जाएगा, क्योंकि अब बी इनिशियल पॉइंट हो जाएगा वी आई, और फिर सी पर क्या आ जाएगा वी एफ आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या है, हमें कैलकुलेशन में क्या करना है, 25 माइनस 20। अच्छा, टाइम जो है वो 1 सेकेंड रहेगा आपके पास, तो कितना आ गया आपके पास, सक्सेसिव बोल रहे हैं यानी हर सेकेंड बाद, ठीक है, इसलिए 1 सेकेंड रखा है हमने। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 5 आ जाएगा जवाब, तो 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये आएगा माइल पर आर में आंसर, ठीक है, माइल पर आर में आंसर आएगा। एक बार देख लेते हैं आंसर हमारा किस में आ रहा है। माइल पर सेकेंड में भी हो सकता है, द एक्सेलरेशन यूनिट इज एग्जैक्टली माइल पर आर, ठीक है, माइल पर आर में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइल पर आर दिया हुआ है ना वेलोसिटी का यूनिट, तो माइल पर आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमारा 5, सभी में 5 जवाब आ रहा है, माइल पर आर पर सेकेंड, माइल पर आर, ये सी इसका सही जवाब है, सी इसका सही जवाब है, माइल पर आर। देखो एक्सेलरेशन का स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है, उसमें तो कोई हमारी बहस नहीं है, एक्सेलरेशन में आर का तो स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बी पर खड़े होकर सी के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो बी पर वेलोसिटी क्या है 25, सॉरी 30, अब बी पर हैं हम, तो बी इनिशियल हो जाएगी, तो फाइनल क्या है सी, देखो बी इनिशियल है, फाइनल क्या है सी, तो 30 माइनस 25, अगेन 1 सेकेंड, तो ये दोबारा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से सक्सेसिव बोलना है तो 5 आता रहेगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अपना। अच्छा, ये वाला एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है, ड्रॉप करने वाला, तो ये बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आ रहा होता है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, इसको भी मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर करता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। अब इस तरह का जो भी एमसीक्यूज आपके पेपर में आए आपको आना चाहिए, सही है, और आते हैं इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज पास पेपर के आएंगे आपके टेस्ट में। कह रहे हैं अ रॉक इज ड्रॉप फ्रॉम अ ब्रिज, समझ लो एक ये ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये बच्चा जो है वो एक पत्थर को नीचे की तरफ फेंकता है, तो ये मोशन कौन सा होगा, ये मोशन आपका फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल, ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से मोशन होगा, ठीक है। एट एंड ऑफ 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद, समझ लो 3 सेकेंड हो गए फेंके हुए, ठीक है। द स्पीड ऑफ द रॉक इज, अच्छा 3 सेकेंड बाद क्या स्पीड होगी ये आपने बताना है, ध्यान रखना, स्पीड आपको बतानी है सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। देख लेते हैं कि किस में, ये असल में एमसीक्यूज आपको इसी तरह पास पेपर के दिए गए हैं, तो इसी तरह से हम इसको उठा के सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, हम इसको मीटर पर सेकंड में ही सॉल्व, सेंटीमीटर में निकालते हैं बल्कि, तो इन्होंने मांगा क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ द रॉक इज इन, स्पीड ऑफ द रॉक वो कह रहे हैं आप सेंटीमीटर पर सेकंड में लीजिएगा, ठीक है।
तो स्पीड हम सेंटीमीटर पर सेकंड में नहीं समझ नहीं रहे। असल में देखें मसला क्या है, ये कह रहे हैं ग्रेविटी की वैल्यू जो है ना वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लीजिएगा। ग्रेविटी की वैल्यू किस में लीजिएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में याद रखना ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर में तो आपको पता है 9.8 होती है। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं। टाइम हमें गिवन कर दिया, ये जी की वैल्यू हमने निकाल ली। टाइम हमें गिवन कर दिया है 3। अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है? यहाँ यूनिट भी नहीं लगाया हुआ इन्होंने। कैलकुलेट हमें लेंथ करनी है। कैलकुलेट क्या करनी है? लेंथ करनी है। ये इधर इनकी गलती है, ये सेंटीमीटर लेंथ आएगी। ठीक है, ये रिकॉल पेपर होते हैं, इसी तरह से दिए जा रहे होते हैं। अच्छा, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ जो है वो यहाँ पर आएगी। तो फॉर्मूला कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू भी गिवन है, हमारे पास जो है वो टाइम भी गिवन है, बल्कि ये स्पीड मांग रहे हैं मीटर पर सेकंड। ये लेंथ नहीं मांग रहे हैं, स्पीड मांग रहे हैं। अब देखो ये कंफ्यूजन क्यों हुई? क्योंकि यूनिट नहीं गिवन था। तो भाई यूनिट ही नहीं गिवन होगा तो मैं कैसे समझूंगा कि क्या जवाब देना है? यूनिट गिवन होगा तो मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि क्या बताना है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी मांग रहे हैं, बेसिकली स्पीड मांग रहे हैं आपसे। तो वो तो सेम है फॉर्मूला, A = V/T। तो A इधर ले आओ, T इधर ले आओ, V इधर ले आओ। तो A कितना गिवन है? A आपको 980 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 980 और 3 को, तो ये तकरीबन हमारे पास क्या आएगा? 3000 के बराबर आएगा। आप करके देख लो, ये तकरीबन। वैसे तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 2940 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन ये तकरीबन आपके पास बराबर हो जाएगी किसके? 3000 के। तो इसका डी जो है, ई जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। सही है, आप इसको अपने पास सॉल्व करते रहना। अच्छा, अब इसको रिमूव करके आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यूज ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल है, मतलब फ़ारेनहाइट स्केल में आपको जाना है। सेल्सियस में इन्होंने गिवन कर दिया है। सेल्सियस में कितना दे दिया? 50 सेल्सियस। विल बी रिकॉर्ड एट अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ भी इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली पूछा हुआ है, तो आपने अप्रॉक्सीमेटली में जवाब देना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। तो TF = फ़ारेनहाइट में जाना है, सेल्सियस में गिवन है, याद रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास होगा 9/5 × 50 + 32। ये सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू मैं ज़रा फॉर्मूला बता देता हूँ, जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपके पास आगे भी कभी आ जाए तो परेशान ना हो। देखो, केल्विन से सेल्सियस आने में तो कोई मसला नहीं है, ये फॉर्मूला होता है केल्विन से सेल्सियस आने में। मसला है फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट आने में। तो देखो, फ़ारेनहाइट के लिए ये फॉर्मूला आप लगाओगे जिसमें C की वैल्यू होगी। C मतलब यहाँ सेंटीग्रेड की वैल्यू आएगी। C मतलब यहाँ पे सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो आएगा। तो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? TF = 9/5 मल्टीप्लाई 50 + 32। अब इसे ज़रा कन्वर्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आप भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो बेशक, बगैर डरे, क्योंकि अलाउ होता है। साइंटिफिक अलाउ होता है, प्रोग्रामेबल अलाउ नहीं होता NED के टेस्ट में, याद रखना। मल्टीप्लाई 50, तो आपके पास अप्रॉक्स आंसर आएगा। देखो, यहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं, इसका मतलब है एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। मेरे पास आ रहा है 122। अब कोई भी समझदार इंसान इस चीज़ को देख के बता सकता है कि भाई जो अगर आप 122 निकाल रहे हो तो वो अप्रॉक्सीमेटली में या तो 123 ले लो या 121 या 120 ले लो। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 120 ई अगेन आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, 120 हमारा सही जवाब है। अच्छा, अब अगला करते हैं। एन एल्यूमिनियम रॉड हैविंग अ डायमीटर ऑफ 1 इंच। एक एल्यूमिनियम की रॉड है, समझ लो इस तरह से वो रॉड है, इस तरह से वो रॉड है, उसका हम डायमीटर देख रहे हैं। सही है, ये डायमीटर होता है आपका।
इज हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर। इस एल्यूमिनियम की रॉड को हमने क्या किया, टेम्परेचर यानी हीट किया। अच्छा अब एक बात बताओ ज़रा मुझे आप लोग, ये जब एल्यूमिनियम की रॉड है इसको जब मैं हीट करूँगा यानी हीट दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है हीट देने के बाद क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, थर्मल एक्सपेंशन होगा। याद रखना हमेशा कि जब भी मेटल को हीट करते हो तो मेटल एक्सपेंड करता है, सही है। एज अ रिजल्ट ऑफ डायमीटर ऑफ द रॉड चेंज होगी। अब क्या चेंज आएगी डायमीटर ऑफ द रॉड में, डबल हो जाएगी, श्रिंक टू श्रिंक, या छोटी हो जाएगी या बढ़ जाएगी, ये आपने जो है वो इसका जवाब देना है। इंक्रीज समथिंग लेस देन 2 इंच, तो इंक्रीज होगी। देखो सबसे पहली बात याद रखना इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, इंक्रीज होती है। तो डज नॉट चेंज तो ठीक हो ही नहीं सकता। डबल हम नहीं बता सकते कि डबल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, इंक्रीज होगी, लेंथ में इजाफा होगा, वो मैंने सिंपल आपको अल्फाजों में बता दिया, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन वाला जो टॉपिक है वो, तो मैं टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता रहूंगा तो ताकि रट्टेबाजी ना हो, आपको परेशानी ना आए। अच्छा, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल, समझना क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ, डबल हो गया यानी 2 हो गया। विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, द प्रेशर द गैस इज, प्रेशर का क्या होगा याद रखना। अच्छा अब सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि फॉर्मूला लगाना है या डायरेक्ट जवाब देना है। सबसे पहले ये चीज अगर आपके दिमाग में आएगी तो ही आपको समझ में आएगा। अच्छा यहां लगेगा P1 V1 चार्ल्स लॉ, ठीक है, P2 V2 चार्ल्स लॉ में यही कहा था ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, वॉल्यूम और प्रेशर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आएगा, सही है। अब कहा क्या है, इफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डबल, वॉल्यूम क्या हुआ, डबल हो गया, वॉल्यूम क्या हुआ, डबल हो गया। प्रेशर बताना है, P2 प्रेशर क्या आएगा। अच्छा तो P2 V2 अपॉन V1। अच्छा अब हम सबको पता है कि प्रेशर क्या हुआ है, डबल हुआ है, 1/2 हुआ है, सही है। तो P2 V2, तो यहां पर जो हमारे पास कंडीशन आ रही है, डबल की कंडीशन आ रही है कि हमारे पास जो है वो रिड्यूस टू 1/2, ये रिड्यूस हुआ है 1/2, ओरिजिनल का आधा हो गया। देखो आपके पास 1/2 आ गया ना, देखो ना 1/2 आ गया, देखो 1/4 तो आया नहीं, ये तो हो नहीं सकता, क्वार्टरपल भी नहीं आया, डबल भी नहीं हुआ, चेंज तो हुआ है, तो रिड्यूस टू 1/2। सारे आंसर हमारे को समझ में आ रहे हैं कि हुआ क्या है। चार्ल्स लॉ लगाना था बेसिक यहां पर। अच्छा अब हम अपना 10वां MCQ करते हैं, 10वां नहीं है 9वां। अच्छा देखो क्या कहते हैं, 1000 कैलोरी ऑफ हीट। देखो हीट का एक यूनिट कैलोरी भी होता है, जैसे जाउल आप लेते हो, एक कैलोरी ये पुराना यूनिट है हीट का। पहले कैलोरी में हीट को जो है वो मेजर किया जाता था, लेकिन नई चीज़ें आ जाने से हम पुरानी चीज़ों को भूलते नहीं हैं, उन्हें भी हम याद रखते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों से ही नई चीज़ें आई होती है ना, इसीलिए। तो हीट कितनी है आपके पास, इसे हम Q कॉल कर लेते हैं। तो हीट हमारे पास जो है वो 1000 कैलोरी दे रहे हैं, तो 1000 कैलोरी कह दिया मैंने, C इसको जो है वो कॉल कर रहा हूँ। अच्छा हीट आर एडिड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा अब इतनी हीट, ये जो 1000 ग्राम की हीट है ये कहाँ पे गई है, ये गई है हमारे पास पानी के अंदर, ये पानी के अंदर चली गई है। तो मास क्या आ गया हमारे पास, सिंपल है, और ये कितना है मास हमारे पास जो है वो 100 ग्राम है। किसका मास है, जो पानी गिवन है उसका मास है। व्हेन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दे दिया, टेम्परेचर आपको दे दिया, T दे दिया आपको 40 सेल्सियस। मांग क्या रहे हैं, द रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज। अब टेम्परेचर क्या होगा पानी का, देखो जब आप पहले तो पानी का एक टेम्परेचर होगा, ठीक है, फिर जब आप हीट ऐड करोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा ना, सही है, तो टेम्परेचर तो चेंज हो जाएगा। तो वही टेम्परेचर जो है वो आपने बताना है, सही है। अब इसके लिए फॉर्मूला देख लो, फाइनल
टेम्परेचर TEM लिख रहा हूँ, फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू टेम्परेचर जो इनिशियल में गिवन था, इनिशियल में टेम्परेचर यहाँ गिवन है। याद रखना जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि आपसे फाइनल टेम्परेचर मांग लें और इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ हो, तो ये फॉर्मूला आपने लगाकर इस सवाल को करना है, ठीक है, प्लस चेंज इन टेम्परेचर, सिंपल, जो T2 माइनस T1 डेल्टा T के बराबर होता है। अच्छा, अब मसला क्या आ रहा है, अब हमारे पास नहीं है तो चेंज नहीं है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का चेंज कैसे निकाल सकता हूं मैं, याद करो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेम्परेचर का चेंज निकालने के लिए, याद करो, जब Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ये फॉर्मूला लग जाएगा। Q गिवन है, M गिवन है, C कांस्टेंट है, ये भी गिवन होता है, यहाँ पे नहीं गिवन लेकिन ये भी गिवन होता है। तो Q अपॉन MC डेल्टा T, सॉरी C इधर आ जाएगा, डेल्टा T यहीं रहेगा क्योंकि ये तो निकालना है ना, तो डेल्टा T कैलकुलेट कर लेते हैं। Q कितना था, 1000 गिवन था हमें, सही है। M कितना गिवन था, 100 ग्राम गिवन था। अब C की वैल्यू कांस्टेंट है, वो याद रखना, C की वैल्यू कांस्टेंट है, 1 आएगी। याद रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो आपके पास, हाँ सर, हीट कैपेसिटी जो है वो आपके पास कितनी होती है, कैलोरी में 1 ली जाती है, सही है। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो चेंज जो आया टेम्परेचर में वो कितना आ गया, 10 सेल्सियस में आया, सही है, सेल्सियस में रख रहा है। तो फाइनल निकाल लेते हैं कितना आएगा। इनिशियल हमें पता था 40 था, प्लस करा देते हैं 10 को, तो 50 हमारा जवाब आएगा। क्या हमारे पास 50 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, C हमारा सही जवाब आया। देखा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था, कर सकते थे आप लोग इसे इजीली। ठीक है, इसे रिमूव कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब अपना अगला MCQs करते हैं सर, हम मल्टीपल MCQs जो है वो सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, ये आपका रिमूव हो रहा है, डिजिटल बोर्ड की तरह ही है ये भी एक सिस्टम, बस इसमें ये है कि सामने आपको इधर नहीं लिखना होता, इधर लिखना होता है। तो ये भी एक अच्छा है कि आप टीचर को भी देख पा रहे हैं, बोर्ड भी आपके सामने चल रहा है। ये बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इस चीज़ को कि सर ऐसा ही हो कि हमें पढ़ने में को भी मिले। अच्छा, अब ये वाला टेम्परेचर तो कॉन्सेप्ट बेस, ये वाला जो MCQ है वो कॉन्सेप्ट बेस है। व्हेन 1 ग्राम ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर कंडेंस इन द एयर इट रिजल्ट इन, अच्छा कह रहे हैं 1 ग्राम है आपके पास एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। देखो वाटर वेपर क्या होता है, जब आप पानी को बॉयल करते हो तो उसमें से वो जो स्टीम उठ रही होती है, देखा है ना, वो वाटर वेपर होता है आपके पास, ठीक है। तो वो कंडेंस हो गया एयर में, तो क्या होगा जब ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में चले जाएं, एयर में चले जाएं, तो क्या होगा, ऑलवेज कूलिंग द सराउंडिंग एयर। क्या ये सराउंडिंग की एयर को ठंडा कर देंगे, हैं भाई? ऐसा तो नहीं होता ना, जब ये वाटर वेपर जाते हैं तो ठंडा तो नहीं करते। एक बात बताओ, मैं आपके सामने पानी को उबालूं तो आपका कमरा ठंडा होगा या गर्म होगा? सोचने वाली बात है ना, गर्म होगा, खत्म बात। ऑलवेज हीटिंग द सराउंडिंग एयर, वो इर्द गिर्द की सराउंडिंग को गर्म करेंगे। कूलिंग करने के लिए तो AC लगाते हैं ना, पानी थोड़ी ना उबालते हैं, वरना तो हर कोई गर्मी में पानी उबालता, सराउंडिंग कूल हो जाती, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेरिक राइज अबव द ड्यू पॉइंट, ये कह रहे हैं अगर जो टेम्परेचर है किसका, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है, अगर वो बढ़ जाए ड्यू पॉइंट से तो क्या होगा आपने बताना है। तो ये हमारा 10 है, इसका D जवाब है, नहीं इसका D नहीं, हाँ D जवाब है। एक मिनट, इवेपोरेशन इज लाइकली टू टेक प्लेस। अच्छा देखो, जो हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, याद रखना अगर ये बढ़ेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। एक बात बताओ, आप अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कपड़े सुखाने के लिए लटकाए धूप में, कब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? जब टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है? जब ज़्यादा होता है ना, जब धूप ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होती है, सही है। रेडिएशन इज द चीफ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अच्छा, रेडिएशन समझ लो क्या होता है। अर्थ से जो एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में आती है? वो आती है EM
वेव की फॉर्म में। अर्थ से क्या आती है आपको? ईएम वेव। ईएम वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अब इसी ईएम वेव को जो ये अर्थ से हमें आ रही है भाइयों बहनों, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं रेडिएशन। देखो ये पेन आपके पास आ रहा है, मैंने इसको कह दिया रेडिएशन। इसी तरह से जो सन से हमारे पास आ रही है एनर्जी, ये हमारे पास होती है रेडिएशन। और ये रेडिएशन क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आती है सन से हमें। सही है, जैसे आपको आती है ना जिंदगी में चीज़ों की याद, इसी तरह से सन से अर्थ पर रेडिएशन भी आती है। ठीक है, तो फ्रॉम सन टू एन अर्थ सैटेलाइट, अर्थ सैटेलाइट कहा गया इसमें अर्थ को, सन से अर्थ पर आ रहा है। आप यही सही है, सिंपल। इसी में सबसे अच्छी बात समझ आ रही है कि सन से आती है अर्थ पर। देखो अर्थ नहीं देता सन को एनर्जी, सन देता है अर्थ को एनर्जी, क्योंकि सन हॉट है, अर्थ कोल्ड है। ठीक है, और विदाउट एनर्जी तो हमारी जिंदगी तसव्वुर भी नहीं हो सकती। समझ रहे हो भाइयों बहनों? अच्छा, डार्क रफ ऑब्जेक्ट आर जनरली गुड फॉर। एक डार्क है और रफ ऑब्जेक्ट है, रफ यानी खुरदुरापन उसके ऊपर ज्यादा है, तो वो किस चीज के लिए अच्छा होगा? कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। पहले तो आपको ये पांचों चीजें पता होनी चाहिए। देखो कंडक्शन का मतलब क्या? कि दो चीजों को हम आपस में मिलाएं और वो एक दूसरे में हीट ट्रांसफर करें, कंडक्शन। रेडिएशन, जैसे सन है, अर्थ है, सन से एनर्जी आ रही है भाइयों बहनों कहां पर? अर्थ पर। वैसे तो आपको एनर्जी जो है वो आती है कहां से? खाना खाने से, लेकिन सन को, अर्थ को भी एनर्जी मिलती है ना, वो तो सन से आती है ना भाइयों बहनों। कन्वेक्शन, मॉलिक्यूल जो नीचे मौजूद होते हैं वो गर्म होकर ऊपर आ जाएं, कन्वेक्शन। रिफ्लेक्शन, लाइट आई, टकराई और वापस गई, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, लाइट आई और अब्जॉर्ब हो गई चीज के अंदर, रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्लेक्शन बना देता हूं, ये भी बना देता हूं, मॉलिक्यूल गर्म और ऊपर की तरफ आ गया, लाइट आई, टकराई और वापस चली गई, रिफ्लेक्शन। लाइट आई, टकराई और अंदर पेनिट्रेट हो गई, रिफ्रैक्शन। तो यार अगर कोई चीज रफ होगी तो वो आपके पास रेडिएशन अच्छी करेगी, उसका रेडिएशन अच्छा होगा। वैसे तो मुझे रिफ्रैक्शन लग रही थी, लेकिन यहाँ रेडिएशन अच्छा रहेगा। डार्क होगी और वो होगी तो अच्छा। अ पर्सन सिटेड इन फ्रंट ऑफ फायर, सिंपल सी बात है, एक बंदा आग के सामने बैठा हुआ हो। वैसे तो हम बैठते उन लोगों के सामने हैं जहां पर हमें अच्छा महसूस होता है, लेकिन समझो आप आग के सामने बैठे हुए हो। इन अ फायर प्लेस, रिसीव हीट, क्लैरिफाई बाय कन्वेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कन्वेक्शन ऑफ एयर, कंडक्शन या रेडिएशन। देखो जरा एक बात समझो, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी आप कन्वेक्शन का मतलब पता है क्या होता है? कि गर्म होना और मूव कर जाना मॉलिक्यूल का। जब भी आप आग के पास बैठते हो तो क्या आग के अंदर बैठ जाते हो? नहीं ना, आग से दूर रहते हो। जैसे समझ लो सन अर्थ से दूर है ना, जरा इसको समझो, जरा समझना। सन अर्थ से दूर है, करीब करीब तो नहीं है ना, मिले हुए तो नहीं है ना। सन से एनर्जी आ रही है अर्थ पर, आ रही है नहीं आ रही? अली आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, तो भाई मैंने पानी मांगा है, प्यास लग रही है। अच्छा, तो सन से एनर्जी अर्थ पर आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है ना। तो आप एक बात बताओ, जब आप आग के पास बैठते हो तो क्या आग के ऊपर बैठ जाते हो? आग के ऊपर तो नहीं बैठते ना कभी भी। आग से कैसे बैठते हो? ये आप हो, समझ लो ये आग जल रही है, ये आप हो और ये जो है वो आग जल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप आग से दूर होते हो। आती क्या है? रेडिएशन आती है, सही है। तो अब अगर आप आग पे बैठ गए तो फिर तो एक ही बार फ्राई होगा बंदा, बल्कि बारबेक्यू हो जाएगा। आग पे तो बारबेक्यू होता है ना, दूर रहा करो। इफ रिफ्लेक्शन इज इफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन जीरो मान ली, यानी अगर मैं अभी खड़ा हुआ हूं
और इस फर्श पे फ्रिक्शन बहुत ज़ीरो हो जाए, तो जैसे ही मैं यूँ अपना अगला पाँव रखूँगा मैं यूँ फिसल जाऊँगा, ठीक है। तो कैसे पाँव पे झटकाया। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस रैपिडली, फ्रिक्शन जीरो मान ली है, गैस रैपिडली हो रही है, तो क्या होगा, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, इट्स टेम्परेचर गोज डाउन, इट्स टेम्परेचर राइज। जरा बात समझना, फ्रिक्शन जीरो है, कंप्रेस हो रही है, तो कंप्रेस का मतलब दबा रहे हैं, गैस को दबा रहे हैं, जैसे आप बलून दबाते हो ना, आप कभी देखना कि अगर आप गैस को दबाओगे ना तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, या देख लेना, चार्ल्स लॉ पढ़ा था ना, वॉल्यूम नहीं, वो उससे रिलेट नहीं करो, मुश्किल हो जाएगी समझना। तो जब आप दबाओगे ना तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आप करके देख लो, बलून लो, बलून को दबाओ, बलून का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सी जवाब है। इफ द लाइट वेव, याद रखना लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, सही है। हमारे पास स्पेक्ट्रा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और उसमें लाइट होती है हमारे पास। तो इफ द लाइट वेव द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह दिया तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के साथ ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसफर्स, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब डायरेक्शन ये है, मोशन ये है। मज़ा आ रहा है पढ़ाने में आज, काफ़ी टाइम बाद पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि अपनी परेशानियों में फंसे हुए थे। बैठ के पानी पीना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं ना मैं खड़ा हुआ था कोचिंग में अपने, मैं फिजिकल कोचिंग में आपको पता पढ़ाता हूँ, हफ्ते में मेरी 2-3 क्लासें होती हैं वहाँ पे। तो एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे बोल दिया था बैठ के पानी पीना चाहिए। अच्छा, उन्होंने मुझे डायरेक्ट नहीं बोला, उन्होंने ऐसे बोला बैठ के पानी पीना चाहिए रैंडमली। तो मैं खड़ा होकर पी रहा था पानी, तो मुझे एहसास हुआ, मैंने फ़ौरन बैठ के पानी पिया। अब मैंने गुस्सा नहीं किया, क्यों, क्योंकि वहाँ गुस्से की ज़रूरत नहीं थी, गलती मेरी थी। तो देखो, अगर मैं बड़ा हूँ, एज में ज़्यादा हूँ आपसे, लेकिन मैं गलती कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ बोलोगे तो मैं इंशाल्लाह उस गलती को ठीक करूँगा। कहने का मतलब ये था, कभी भी बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसे ठीक ना करें, गलती को तो ठीक करना ज़रूरी है। द मिस्टेक शुड बी करेक्टेड। अच्छा आओ, रियल इमेज फॉर्म बाय सिंगल कॉन्वेक्स लेंस आर ऑलवेज, ये तो याद रखने वाली चीज़ है, और फिजिकल ऑप्टिक्स आपने पढ़ा होगा ना, ये तो उसमें याद रखने वाली चीज़ है। इन्वर्टेड, देखो कॉन्वेक्स लेंस है, इन्वर्टेड यानी उल्टी बनती है ना। रियल इमेज बनानी है, आपको पता है ना, वर्चुअल इमेज बनाऊंगा तो वो तो सीधी बन जाती है मेरे पास, लेकिन अगर मुझे रियल बनानी है तो वो उल्टी बन जाती है हमारे पास, है ना, इन्वर्टेड। सही। थ्योरी टाइप एमसीक्यूज इसमें होते हैं, तो थ्योरी टाइप एमसीक्यूज से हमारा जो है ना काम थोड़ा आसान हो जाता है, वरना थ्योरी टाइप एमसीक्यूज ना हो तो फिर बड़े मसले मसाइल जो है वो क्रिएट हो रहे होते हैं। तो थ्योरी टाइप एमसीक्यूज होने चाहिए। मैराथन है तो काफ़ी लंबी चलेगी, आराम से पढ़ना। अ पर्सन ऑन अर्थ मे सी द सन इवन व्हेन इट इज समवॉट बिलो द हॉरिजॉन्टल प्राइमरी बिकॉज द एटमॉस्फेयर। वो कह रहे हैं कि एक आदमी है, कहाँ पर है, अर्थ पर है, और मेस तो वो देख सकता है सन को, व्हेन इट सम टाइम बिलो द हॉरिजॉन से नीचे चला गया है, फिर भी देख पा रहा है। तो क्यों देख पा रहा है भाई, रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहा होगा ना, रिफ्लेक्शन हो रही होगी। कौन था 17, रिफ्लेक्ट लाइट, राइट, रिफ्रैक्ट हो रही होगी तो इसलिए देख रहा होगा। रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट बोल रहा था, डी, और थोड़ा ये तो एक जैसा लिखा हुआ है ना, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, ठीक है। अच्छा अब देखो, येलो लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ कैन बी, येलो लाइट जो होती है सिंगल वेवलेंथ की, वैसे तो लाइट कभी भी सिंगल वेवलेंथ की नहीं होती, उसमें रेंज होती है। तो येलो लाइट है सिंगल, और एक्सपेरिमेंट के लिए येलो लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। येलो लाइट है सिंगल वेवलेंथ की है, कांट बी, वो नहीं होती। येलो लाइट क्या नहीं होती, ये याद रखने वाली चीज़ है, रिफ्लेक्ट नहीं होती, रिफ्रैक्ट नहीं होती, या डिस्पर्स्ड नहीं होती, डिस्पर्स नहीं होती। क्योंकि देखो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसमें रिफ्लेक्शन भी देख रहे होते हैं, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और डिफ्यूजन सब देख रहे होते हैं।
ये डिस्पर्स नहीं हो रही होती, ठीक है। अच्छा, अब छोटा सा एक न्यूमेरिकल टाइप आ गया, आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ करते हैं। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है प्रोटॉन पे, यानी Q की वैल्यू तो हम सबको प्रोटॉन के लिए पता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, सही है, ये कूलम लिखा हुआ है। इस प्लेस मिडवे बिटवीन टू पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स, ये कुछ टाइप का फर्स्ट ईयर का टाइप में न्यूमेरिकल है, फर्स्ट ईयर के टाइप में। ये एक प्लेट आ गई, ये दूसरी प्लेट आ गई। अच्छा, अब मेटेलिक प्लेट कहाँ है, अब उन पे चार्जेस नहीं बताया। दोनों प्लेट एक दूसरे से कितनी दूर है, 0.2 मीटर दूर है। द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू एन 80 वोल्ट बैटरी। अगर हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वो तो बेशक एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक पे नेगेटिव आ जाएगा, या नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं या पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, सही है। अच्छा, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कितनी फोर्स लग रही होगी, ये आपने जो है वो बताना है। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद करो, V इज इक्वल टू ई आर या ELED, जो कहना चाहो कह सकते हो, R बेसिकली डिस्टेंस है। तो E क्या है आपके पास। अच्छा, अब यहां पर इन्होंने फोर्स मांगी असल में, हाँ फोर्स मांगी है। फोर्स के लिए तो फॉर्मूला ये लगेगा, F इज इक्वल टू QE, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कितनी फोर्स एक चार्ज पे लग रही होती है, ये वो है। अच्छा, अब देखो हमें यहां पर V की तो जरूरत नहीं है, तो इसलिए V को इग्नोर कर देता है, हमारे पास डायरेक्ट नहीं, बल्कि V की जरूरत है क्योंकि V हमें नहीं दिया हुआ, सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, Q तो हमें गिवन है, E हमें नहीं गिवन, E हमें नहीं गिवन, तो E की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, E की जगह पे इस फॉर्मूले को पुट कर सकता हूं, देखो ना, V अपॉन R इक्वल टू E, है ना भाइयों, देखो तो क्या आ जाएगा आपके पास, VR। अब देखो सारी चीजें गिवन है, Q भी गिवन है, V भी गिवन है, R भी गिवन है। कैसे, Q की क्या गिवन है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, V क्या गिवन है 80, और 0.2 F आ जाएगा आपके पास। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहा हूं मैं, आपको भी अलाउ होगा तो इसलिए मैं भी कैलकुलेटर से कर रहा हूं। तो ये आ रहा है 7.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -17। अच्छा देखो, इसमें तो -17 नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, ये आपका सही जवाब है। बहुत कम फोर्स लग रही है, न्यूटन देखो यूनिट नहीं दिया हुआ, क्या करे बंदा, चलो हो जाती है गलती भाई, हमसे भी हो जाती है। अब 20 करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए एक साथ सभी रिमूव हो जाए, इसमें ये ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब चलो अब अपना MCQs नंबर 20 करते हैं, 20 करते हैं। The EMF produced by a generator operating at constant speed depend mainly on, चलो तेजी में पढ़ते थोड़ा आसानी से पढ़ता है। देखो EMF मीन इलेक्ट्रोमोटिव, MOTIVE, मोटिव फोर्स, थोड़ा सा सही लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, कुछ नहीं होती है, वोल्टेज होता है, सही है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं ये किस तरह की फोर्स है, ये वोल्टेज होता है। बाय जनरेटिंग ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड डिपेंड मेनली ऑन, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट हो रही है ये कांस्टेंट स्पीड और किस चीज़ पे डिपेंड करती है भाई, देखो जनरेटर की बात हो रही है ना, तो जनरेटर में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स याद करो, हम कौन से वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टरों में पढ़ रहे होते हैं। तो यानी ये तो मैग्नेटिक फोर्स पे डिपेंड करनी चाहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स, देखो लिखा हुआ कहीं, हाँ ये लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड,
ये थिकनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी लिखा हुआ है ना, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। देखो मैग्नेट थिक है पतला है, इस पे हम नहीं डिपेंड कर रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, कभी कभार फॉर एग्जाम्पल आप 1 लीटर पेट्रोल ले आओ, ठीक है, आप उसी की जगह पर 1 लीटर यूरेनियम, 1 किलो यूरेनियम ले आओ, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ एलिमेंट के चेंज होने से, चीजों के चेंज होने से एनर्जी चेंज हो जाती है। अच्छा अगला, एन एरिया ऑफ 2.5 स्क्वायर मीटर इज इक्विवेलेंट टू, अब यहां भी वो यूनिट कन्वर्जन पूछी गई है। अब ये भी आपको जो है वो याद रखना होगा। वैसे मीटर स्क्वायर कह रहे हैं ना, मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है आपने इंच स्क्वायर के अंदर। ये तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा बेसिकली। अच्छा सबसे पहले समझते हैं कि 2.5 क्या दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर। अब इंच में जाना है हमें, फॉर्मूला लिख लो, बात समझ आ जाएगी। तो फॉर्मूला इसका है, जो भी चीज आपको दी हुई हो, 2.5 दिया हुआ है ना, जो भी आपको मीटर स्क्वायर में दिया हुआ हो उसको मल्टीप्लाई आपने कराना है 1550 इंच में, ये कन्वर्ट आ जाएगा। नहीं बल्कि गलत कर रहा है, हाँ सही कर रहा है। तो देखो जो भी, देखो ये याद रखना मीटर स्क्वायर के लिए ये, तो जो भी चीज मीटर स्क्वायर में दी हुई हो उसको मल्टीप्लाई करा देना 1550 से, तो वो इंच में आ जाएगा, इंचेस में आ जाएगा, स्क्वायर में आएगा, याद रखना। ये मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, इसीलिए डिफरेंट आ रहा है। 2.5 मल्टीप्लाई 1550, जवाब आ रहा है 3875। अब देखो ए वाला जो पॉइंट है वो तो 100 है, पॉसिबल ही नहीं है। बी भी पॉसिबल नहीं है, सी भी पॉसिबल नहीं है, डी भी पॉसिबल नहीं है। द पॉसिबल वन इज ई। सही, ई सही जवाब है। अगला करते हैं, अगला एमसीक्यू देखते हैं, अगला एमसीक्यू में क्या करना है। अच्छा कह रहे हैं आपके पास 2 फोर्स एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, 2 फोर्सेस हैं। अब देखो हमें नहीं पता वो फोर्स कैसे लग रही हैं, अपोजिट लग रही हैं, सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, तो उसके लिए हमें फर्दर एमसीक्यूज को पढ़ना पड़ेगा। कह रहे हैं 2 फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, 2 फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज लीस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। अच्छा देख लो, वो कह रहे हैं सबसे कम फोर्स आनी चाहिए। अब वो कब आएगी, फॉर एग्जाम्पल देखो सिंपल अल्फाजों में समझो, समझाना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 फोर्सेस लग रही हैं, फिर भी मैग्नीट्यूड 0 कैसे आ रहा है, ये कम से कम वैल्यू क्यों आ रही है। उसकी वजह ये है, देखो उसकी वजह क्या है कि आप 2 लोग हो, एक फोर्स यूं लगा रहा है, एक फोर्स यूं लगा रहा है, तो गाड़ी कहीं मूव करेगी। देखो गाड़ी बंद हो गई हाईवे पे, आप ड्राइवर ने बोला धक्का लगाओ, आप जाके उस तरफ धक्का लगाने लग गए, आपका दोस्त उस तरफ डायरेक्शन में धक्का लगाने लग गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या बनता है, बोलो भाई 180 बनता है ना, 180 आएगा। सही, 22 का 180 डायरेक्ट बता दिया मैंने, लेकिन यह बात आपको पता है कि 180 आना चाहिए, सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है इसका। आप वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, f1 का होल स्क्वायर प्लस f2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, नहीं f1 f2 2f1 f2 कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला कह रहा हूं, ये भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। लीस्ट का मतलब है 0 के करीब वैल्यू आ रही है, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। सही है, अब f की वैल्यू 0 रख लेना, f1 f2 ये भी 0 रख के सॉल्व कर लेना, नेगेटिव रखना भर के फिर। अगला करते हैं, वाइल एन एरो इज बीइंग शॉट फ्रॉम अ बो, एक एरो को, एरो यानी तीर कहते हैं ना, वो तीर, तो तीर को हमने फायर किया, यानी तीर को हमने छोड़ा बो पर। इट इज एक्सेलरेट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा कितने दूर हमने फेंका, मतलब कितना डिस्टेंस कितना दिया, 2 फीट में दिया हुआ। ये यूनिट देख के परेशान नहीं हो जाएगा करो सर, ये एकदम देखिए फीट में, किलोमीटर इसमें आना शुरू हो गया, हम तो मीटर के लिए तैयारी कर आए। सॉल्व करो आंसर आएगा।
देखो आंसर भी तो देखो किस में दिए मैं। अच्छा कैलकुलेट क्या करना है, डायरेक्ट पता चल रहा है क्योंकि इन्होंने यूनिट्स दिए मैं। अच्छा एट द एंड ऑफ एक्सेलरेशन इट लीव द बो विथ स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी आई, फीट पर सेकेंड। द एवरेज एक्सेलरेशन इम्पैक्ट टू द एरो इज, बेसिकली एक्सेलरेशन आपने निकालनी है। क्या क्या करूं, सिंपल है, लगा लो वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो ये क्यों लगाया मैंने, एक तो इन्होंने स्पीड दी थी। अच्छा अब मसला ये है कि ये वाली स्पीड कौन सी, देखो जब तीर छोड़ा जा रहा होगा तो छोड़ते वक्त तो तीर जीरो होगा ना, तो यानी इनिशियल तो जीरो हो गई। अच्छा अब फाइनल क्या दे दिया, फाइनल ये दे दिया जब वो उसमें घुसा, बॉ में जाके घुसा, तो ये 200 इसी में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 200 का स्क्वायर आ गया, वी आई तो 0 आ गया। अच्छा 2 हो गया, और फीट कितना दिया हुआ था, फीट भी 2 दिया हुआ था, डिस्टेंस भी 2 दिया हुआ था, एक कैलकुलेट करना है। तो 200 का स्क्वायर -4 इक्वल टू, सॉरी -4 नहीं होगा, डिवाइड 4 होगा, डिवाइड 4 इक्वल टू जी। डिवाइड क्यों, अब बात समझ आ गई ना। 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ रहा है आपके पास 10,000। 10,000 फीट पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन से आपका ये तीर गया है, और काफी ज्यादा है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा अगला है टू इनसोल्यूबल ऑब्जेक्ट। इनसोल्यूबल यानी वो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पानी के अंदर प्लास्टिक डालते हो तो प्लास्टिक क्या घुल जाता है, नहीं घुलता ना, तैरता रहता, तो यानी वो सॉल्व नहीं हो रहा, इनसोल्यूबल है। ऑब्जेक्ट सीम टू बी लॉस द सेम वेट व्हेन कंप्लीटली सबमर्ज इन अ लिक्विड। ये आपके पास फ्लूइड डायनेमिक्स और फ्लूइड स्टैटिक में पढ़ा था हमने। सबमर्ज का मतलब डुबाना, ठीक है, डुबाना, किसी चीज को डुबाना। द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव द सेम, जब ऑब्जेक्ट को डुबाया जाएगा तो मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूं क्या कह रहा है। टू इनसोल्यूबल ऑब्जेक्ट सीम टू बी लॉस द सेम वेट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को पानी में डालूंगा तो इसका वेट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस मार्कर के ऊपर पानी क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, ठीक है। अपथ्रस्ट पढ़ा था ना हमने, आर्किमिडिक प्रिंसिपल पढ़े थे, याद करो, ठीक है। अच्छा तो व्हेन कंप्लीटली सबमर्ज, अच्छा अब कंप्लीटली सबमर्ज हमने पानी में कंप्लीटली डुबा दिया उसको, द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव द सेम, तो ऑब्जेक्ट के पास क्या आएगा, वेट इन एयर, वेट इन लिक्विड, वेट इन वाटर, डेंसिटी या वॉल्यूम। आई थिंक वेट इन वाटर आना चाहिए, इसमें थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो जरा मैं समझाता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है। समझो ये मार्कर है, इसका वॉल्यूम पता करना है, आपके पास है ही नहीं कुछ भी पता करने के लिए। इस मार्कर को लो और किसी चीज़ में डुबा दो, पानी में डुबा दो, तो जब पानी में डुबाओगे पानी बाहर आ जाएगा, है ना। फिर वो जो पानी जितना डूबा, पानी जितना आया है उसको, उसका वॉल्यूम निकाल लो उस पानी का, तो आपके पास जो है वो आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। या फिर वो जो गिलास के अंदर जितना वॉल्यूम बचा है उसको निकाल लो, ठीक है। तो इस तरह से हम वॉल्यूम पता कर लेते हैं सबमर्ज करके, किसी चीज़ को पानी में डुबा कर, ठीक है। तो पानी में डुबा कर हम वॉल्यूम पता कर सकते हैं। अच्छा नीचे वाला करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट वेट, ऑब्जेक्ट का वेट कितना दे दिया, जब तक एमसीक्यूज पूरा पढ़ोगे नहीं जवाब नहीं आता। वेट दे दिया आपको 90 ग्राम का, बेसिकली मास है ये, ग्राम तो मास का यूनिट है ना, वेट का यूनिट तो न्यूटन है। इन एयर, एयर में वेट, एयर में मास ज्यादा आ रहा है या वेट ज्यादा आ रहा है, और पानी में कम आएगा, क्योंकि मैंने बताया ना पानी अब थ्रस्ट लगाता है। तो ये लिख लेते हैं, ये वाटर में डालने के बाद 60 ग्राम। 20 ग्राम इज एन अननोन, 20 ग्राम अननोन हो गया, ठीक है। 20 ग्राम आपके पास अननोन हो गया। लिक्विड, 20 ग्राम अननोन लिक्विड है।
so which it does not dissolve SPGR of the unknown liquid is। ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो देखो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा है वो लिख लेते हैं। 90, देखो ये जब आप इस तरह का सॉल्व करोगे एमसीक्यूज, जब आपको जो है ना कोई चीज़ किसी मास को किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबाएंगे तो उस टाइम पे ये होगा। और ये हमने याद होगा वो जो पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में कि वो जो राजा का क्रॉन था वो पानी में डुबाया था, फिर पता किया था कि रियल गोल्ड है या नहीं है। 90 तो कितना आ गया? 30 आ गया। ये चेंज निकाल लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले को भी इससे माइनस कर देते हैं, 90 माइनस 20 तो अब आ जाएगा 80, नहीं 70, ठीक है। अब जो है वो 70 को माइनस कर देते हैं 30 से, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 डिवाइडेड बाई 3 2.3 आ रहा है। ये जवाब सही है। अब देखो मैं बताता हूँ इसमें कर क्या रहे हैं। इसमें बेसिकली ना आप जो है वो एक अननोन लिक्विड के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अननोन लिक्विड कौन सा है। याद करो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि राजा का ताज हुआ करता था, उस राजा के ताज को हम चेक करते थे कि ये गोल्ड का है या नहीं। तो वो हम कैसे चेक करते थे कि हम उसकी डेंसिटी पता करने की कोशिश करते थे, उसको पानी में डुबोते थे, याद आया? ये वही टाइप का है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो दोनों वेट का डिफरेंस है, एयर में जो वेट आ रहा है या मास आ रहा है वो निकालोगे, और जो मास पानी में आ रहा है वो निकालोगे, और फिर जो अननोन दिया हुआ है वो निकालोगे, फिर ऊपर वाले को, ये अननोन वाले को जो आपका आया था उससे डिवाइड करा दोगे, ठीक है। अगला करते हैं। A ball is the height 80 मीटर, यानी बॉल को 80 मीटर पर फेंका। फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। जरा बात समझना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। देखो यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि बॉल को ऊपर से नीचे फेंका, ये तो आसान होता है। यहाँ कह रहे हैं कि बॉल को हमने इस हाइट पे फेंका, कितना? 80 मीटर की हाइट पे फेंका। तो समझो ए से बी जाने में टाइम लगेगा, है ना। लेकिन उन्होंने ये टाइम नहीं मांगा है, उन्होंने कहा ए से बी जाने में और बी से वापस ए आने में जो टाइम लगा वो बताओ। यानी जब हमने ग्राउंड से बॉल को फेंका और दोबारा बॉल ग्राउंड पर आके गिरी, उस कितना टाइम लगा ये बताओ। फिर याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कहा कि ए से बी जाने का टाइम बताओ, कि बॉल को मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना टाइम लगा है, नहीं। द व्हाट बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड, बॉल को ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगा। पहले बॉल ज़मीन से हवा में जाएगी, फिर हवा से ज़मीन में आएगी, तो डबल टाइम निकलेगा। जो भी टाइम आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना। हाइट दिया हुआ है, अब कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं? बेसिक हम यहाँ पे पास फॉर्मूला है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी नहीं गिवन ना, तो इनिशियल हम 0 रख लेंगे और टाइम उससे आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू, वैसे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। देखो अब VI में 0 रख लूंगा, इनिशियली जब किसी चीज़ को मैं फेंकूंगा तो वो 0 में होगी ना, फिर वो ऊपर जाएगी, सही। तो ये टाइम A से B तक का आएगा, ठीक है। फिर तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, जो टाइम आएगा उससे दूसरा को मल्टीप्लाई करा दूंगा। आसानी के लिए ग्रेविटी, ये G की वैल्यू है VIT प्लस हाफ GT का स्क्वायर। आसानी के लिए G की वैल्यू मैं 10 रख लेता हूँ, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। और जो आपका आंसर आएगा वो, ये तो काफ़ी दूर दूर हैं पॉइंट्स, तो गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा, तो S कितना, H कितना दे दिया था 80, ये VI मैंने बोला था ना मैं 0 रखूँगा, 10 आ गया, और ये T का स्क्वायर, T तो पता लगाना है, ये 5 हो गया, सही है। ये 80 है। अब देखो 80 इक्वल टू 5 और T का स्क्वायर, तो 80 डिवाइडेड बाय 5 और T का स्क्वायर। अब एक काम करो, स्क्वायर रूट भी लगा लो और डिवाइड भी करा दो। 80 डिवाइडेड बाय 5, 4 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आया? 4 आंसर आ रहा है।
ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये 4 तो आपका आंसर आ गया, लेकिन हमने तो वापस भी तो आना था। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आंसर ए से बी पर आई है। नहीं 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 नहीं, हम एक गलती कर रहे हैं, हम एक गलती कर रहे हैं। वो गलती हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर बॉल ग्राउंड से नहीं फेंकी गई है, यहाँ बॉल, यहाँ पर थोड़ा सा ना वर्डिंग थोड़ी सी हल्की लिखी हुई थी। अच्छा, वो ये मैंने गलती पकड़ ली। गलती ये है कि बॉल जो है वो 80 मीटर की हाइट से फेंकी गई है, यानी बॉल को अगर ए से फेंका जाता ना तो जो भी आपका आंसर आया है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कराकर 8 सेकंड लेते। लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज में तब्दीली है, थोड़ी सी मुझसे गलती हुई है कि यहाँ पर बॉल को 80 मीटर की हाइट से फेंका है, यानी बॉल यहाँ से फेंकी गई है, तो वी तो 0 होगी, क्योंकि जब बॉल फेंकी जा रही होगी तो 0 होगी। लेकिन बॉल सीधा सिर्फ एक मोशन कर रही है, सिर्फ नीचे जा रही है, ऊपर वापस नहीं आ रही। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, मुझसे थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई है। अच्छा, पता चल गया होगा कि आप लोग जग रहे हो या नहीं जग रहे, ठीक है, लेकिन ये गलती है, मैंने सही कर दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ, बॉल ग्राउंड से नहीं फेंकी गई है। बॉल कहाँ से फेंकी गई है? बॉल 80 मीटर की हाइट से नीचे फेंकी गई है। साउंड वेव आर ऑलवेज, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, ये तो हम सबको पता है बात, ठीक है। द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी, इसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है और एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है, लेकिन यहाँ जस्ट आपसे रेक्टिफायर पूछा है। याद रखना, रेक्टिफायर की 2 टाइप होती हैं, एक होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन और एक होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में फुल वेव में क्या होता है? फुल वेव में इस तरह से होता है, ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, और ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, यानी सिर्फ पॉजिटिव साइकिल आया, नेगेटिव साइकिल रुक गया। और करंट कौन सा है? एसी करंट है, समझ गए? द यूनिट्स ऑफ प्लंक्स कांस्टेंट इज, प्लंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला क्या होता है प्लंक्स का? E इज इक्वल टू एच, इस एच स्मॉल में आएगा HF, तो F को डिवाइड करा दो और ये H आ गया। तो E क्या होता है? एनर्जी। F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। मगर फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स लिख लो। अब मसला ये है कि यहाँ तो हर्ट्स दिया हुआ ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 1/t के, यानी 1/t का क्या मतलब है? 1/सेकेंड। तो इधर 1/सेकेंड डाल दो, सेकेंड ऊपर आएगा, रेसिप्रोकल होके तो क्या होगा? सेकंड और जाउल, जाउल सेकंड। सही जवाब बी। देखा भाई, मेरे को भी चीजें आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका जवाब आ जाएगा आपके पास। अगला करते हैं। अच्छा, अगला सवाल भी कुछ आसान है। न्यूटन रिंग आर फॉर्म ड्यू टू, न्यूटन रिंग क्यों बनती है? सिंपल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, इंटरफेरेंस की वजह से। याद रखना, हमने जो ये पढ़ा था ना, न्यूटन रिंग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और रेडबर्ग ही था ना, हाँ। तो इस सब में इंटरफेरेंस का फिनोमिना हो रहा था, इस वजह से ये रिंग्स वगैरह बन रही थी। कंस्ट्रक्टिव होती हैं तो डार्क बनती हैं, और सॉरी, कंस्ट्रक्टिव होती हैं तो ब्राइट बनती हैं, और डिस्ट्रक्टिव होती हैं तो डार्क रिंग्स बनती हैं। द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज अ स्पेशल केस ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज अ स्पेशल केस ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में ही हम पढ़ रहे होते हैं। याद रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर कोलाइड, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला MCQ एनडी कराची यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, दाऊद में भी पूछा जा रहा होता है। -40 होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। करा भी सकता हूँ मैं, लेकिन ये वैसे याद रखने वाली चीज़ है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस आर इन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, यानी जो हाइड्रोजन में से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, उसकी लाइन किस में आती है? ऑल, तमाम में होती है। अल्ट्रावायलेट में भी होती है, विजिबल में भी होती है, और इंफ्रारेड में भी होती है।
ये भी याद रखने वाला है, याद रख लो। इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स एंड कैपेसिटर, याद रखना, मैं जरा फॉर्मूला बता दूं ताकि मजा आ जाए पढ़ने का। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन C नॉट। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, याद रखना, जब भी दो प्लेट्स के दरमियान, इसके पीछे की बड़ी साइंस है, अब आप इंजीनियर बनोगे ना तो वो ये साइंस पढ़ोगे, सही है। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक बीच में आ जाता है किसके, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के, याद रखना। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, डिटेल में समझा देता हूँ, इतना कि आप लोगों को हमेशा याद रह जाए। अब देखो, अभी ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर कर रहा था 60 कूलम का, समझाने के लिए कर रहा हूं। जब मैं बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दूंगा, अब ये स्टोर करेगा 600 कूलम का। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की वजह से चार्ज ज्यादा स्टोर होता है, पोलराइजेशन, डाइपोल होता है, डाइपोल मूवमेंट होने लग जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज। A vector have no magnitude, arbitrary direction is, वो वेक्टर जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड ना हो, यानी उसकी वैल्यू 0 आ रही हो। देखो, पॉजिटिव वेक्टर तो हो नहीं सकता, यूनिट वेक्टर भी नहीं होता क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये नल वेक्टर होता है। अब इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं ना, इसे हम बोलते हैं गोल्डन एमसीक्यूज। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे नंबर भी दिलाते हैं, टाइम भी बचाते हैं आपका। इसकी वजह से आप मैथ पोर्शन, केमिस्ट्री पोर्शन को अच्छा टाइम देते हो। अच्छा, अब देखो क्या कह रहे हैं, f इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तीनों की वैल्यू 6 है। द एंगल बिटवीन f एंड x इज, एंगल पूछने क्या आएगा, देखो एंगल निकालने का फॉर्मूला याद करो, ये पढ़ा होगा आपने, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एफ वाई अपॉन एफ एक्स। यहाँ एंगल का यह फॉर्मूला याद आ रहा है, ये वो फॉर्मूला है। अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है कैलकुलेट करना। 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 1, tan इनवर्स का 1, तो वैसे भी पता चल जाता 45 आ रहा है। ये आदत से मजबूर हो गए, कैलकुलेटर ने ना बड़ा नाम खराब करके रखा हुआ है मेरा। जरा सी बात पे कैलकुलेटर निकल आता है, वो कहते हैं जरा सी बात पे जो है वो डंडे निकल आते हैं, डंडे यानी लकड़ियाँ, हमारी जरा सी बात पे कैलकुलेटर निकल जाता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों का यही होता है, प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले का, और जरा सी बात पे कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। मेरा एक दोस्त है, वलीद नाम है उसका, तो वो मुझे पता अक्सर क्या बोलता है, भाई तुम पढ़ाना छोड़ दो। क्यों? मैं बोलता हूँ क्यों? क्योंकि वो कहता है यार तुम तो छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ करते हो। तो यार ये वैसे कोई गलत बात तो नहीं है कैलकुलेटर यूज़ करना, है अलाउ भी है हमें तो, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि लोग समझते हैं कि आप कैलकुलेटर बहुत यूज़ कर रहे हो, तो भाई हमारी आदत ही ऐसी पड़ी शुरू से। अब देखो ना, हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी कैलकुलेटर यूज़ किया, बोर्ड में अलाउ था, एनईडी में अलाउ था, और ये अलाउ करना पड़ता है, ठीक है। कैलकुलेटर एक इंजीनियर का हथियार होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है? देखो, वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो कि हमें चाहिए होती है किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। देखो लिखा हुआ भी होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो मैं जरा समझा देता हूं इस तरह से, ये आपके पास मेटल है, यहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्या ये खुद बाहर आ जाएगा मेटल से? नहीं। देखो, जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसे आयनाइजेशन कहते हैं। यहाँ एटम की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ मैं मेटल की बात कर रहा हूँ। मेटल, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा होगा आपने, मेटल। तो ये मैंने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया, तो अब जो मैंने एनर्जी दी उसे क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। और ये मिनिमम अमाउंट होती है जो कि चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फ्रीक्वेंसी नहीं, एनर्जी। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन है, लेकिन हम एनर्जी पे बात करेंगे। अच्छा, ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर जो है वो रात के वक्त फट जाता है, ट्रांसफार्मर जो है वो गर्मी के वक्त फट जाता है, ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत खराब होता है। ये असल डेफिनेशन है इसकी। जरा सी बात पे कोई अगर नाराज होता है ना हमसे, वो सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर है। बकरा ईद में फट जाता है, गर्मियों में फट जाता है, ज़रा सा लोड पड़ा तो फट जाता है। लेकिन भाई हर चीज़ की एक वो होती है ना। अब देखो ना, आप देखो कराची को देख लो, मैं तो थोड़ा समझाता हूँ। कराची में आबादी बढ़ रही है, समझ लो आज से 5 साल पहले
एक ट्रांसफार्मर मैंने लगाया था एक इलाके में, ए इलाके में ये ट्रांसफार्मर लगाया था। उस टाइम पे 60 लोग रहते थे, है ना। बिजली यूज होती थी, बिजली के 50 यूनिट यूज होते थे, 50 यूनिट यूज होते थे, ठीक है। 60 लोग रहते थे, 60 यूनिट बिजली यूज करते थे। अब इस ए एरिया में, ये सन 2005 की बात कर रहा हूं मैं, अब आ गया सन 2015, अब भी वही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो क्या अब भी उसी इलाके में 60 लोग रहते होंगे? नहीं भाई, अब इस इलाके में 600 लोग रहते हैं, ट्रांसफार्मर वही लगा हुआ है तो उसने तो फटना ही है ना भाई, लोड बढ़ गया उसके ऊपर। 600 लोग तो बिजली यूज करेंगे ना, पंखा यूज करेंगे। इवन कि एक छोटा सा बेबी भी अगर किसी कमरे में होता है तो माँ बाप कोशिश करते हैं कि भाई उसको एसी में जो है वो एसी चालू कर दें 26 या 24 पर, या फिर पंखा हल्का चला दें ताकि बेबी को परेशान ना हो, क्योंकि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं। देखा, यूज होता है ना। अच्छा, मैं समझाना चाह रहा था। तो ट्रांसफार्मर कुछ नहीं करता, ट्रांसफार्मर एसी डीसी नहीं करेगा, वोल्टेज को वेरी करेगा। या तो वोल्टेज बढ़ाएगा या तो कम करेगा, या तो कम करेगा बढ़ाएगा, करंट को भी वेरी कराता है। अगर ट्रांसफार्मर किसी चीज को चेंज नहीं करता तो वो है इंडक्टर। इंडक्टर को चेंज नहीं करता, इंडक्टेंस को चेंज नहीं करता। आगे आएगा तो बताऊंगा, अभी नहीं है। अ बॉडी मूविंग और प्लैनेट मूविंग विथ रेगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी को W1 लिखा हुआ है, रेडियस R1 एंड हैविंग मास M, व्हाट विल बी द फोर्स। क्या फॉर्मूला लगा हुआ दिया, देखो इधर जो फॉर्मूला लगेगा ना वो ये लगेगा, M/R ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा, अब बल्कि ये डायरेक्ट की फोर्स का फॉर्मूला पूछ लिया ना, ये ए सही है। देखो, अगर आपका बॉडी है या प्लेनेट है, वो मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी को उन्होंने ओमेगा लिखना था, W लिखा हुआ है। मैं जब भी तो बोलूँ ये क्या चक्कर है, ये W क्यों आ रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आता है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हो, जो कि आपने पढ़ा होगा। ये जब सर्कुलर में हो ना, उसके लिए लगेगा। स्पीड ऑफ साउंड वेव डस नॉट डिपेंड अपॉन, स्पीड ऑफ साउंड यानी साउंड वेव है, समझ दो कि इस तरह से देखो, मैं भी इस पे लिखने की कोशिश करता हूं, देखो इधर लिख रहा हूं, ये साउंड वेव है, ये रेडिफेक्शन का एरिया आ गया, ये कंप्रेक्शन का एरिया आ गया। अच्छा, अब साउंड वेव किस चीज पे डिपेंड नहीं करती, याद रखना, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, विंड स्पीड पे डिपेंड करती है, और प्रेशर पे आई थिंक नहीं करती डिपेंड, गैस पे करती है, गैस कॉन्शियस पे भी डिपेंड करती है, लेकिन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। सही। और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, वैक्यूम में यानी स्पेस में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चांद पे जाऊं, अगर मेरा दोस्त चांद पे यहाँ पे खड़े होके मुझे बुरा भला बोले ना, कहते ना यार मुंह पे खड़े होके किसी को बुरा भला ना बोलो, वो सुन लेगा तो बुरा लगेगा, सही बात है। लेकिन अगर यही बात हम चांद पे करेंगे ना तो ये गलत हो जाएगी। क्यों? अगर चांद पे जाकर मेरा दोस्त है एक, और मेरी ने बात नहीं मानता, तो मैं क्या किया, ज़मीन पे तो मैं उसके मुंह पे उसे बुरा भला बोल नहीं सकता, हेडफोन कुछ भी लगाऊंगा उसमें तो वो कर सकता है, हटा देगा कुछ ना कुछ। मैं उसको चांद पे ले जाता हूँ, चांद पे ले जाके बुरा भला बोलता हूँ, उसे सुनाई ही नहीं देगा क्यों? किसी को भी सुनाई नहीं देगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि चांद के ऊपर आपके पास वैक्यूम है, एयर नहीं है। तो जब एयर ही नहीं है तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा, इसीलिए गैस पे डिपेंड करता है, एयर यानी गैस। अच्छा, गैसेस में हमारे पास एयर में हमारे पास कौन कौन से मिक्सचर्स मौजूद हैं? एयर में हमारे पास कौन कौन से मिक्सचर जो हैं वो मौजूद हैं? क्या आप लोगों को ये बात पता है कि एयर में हमारे पास कौन कौन से मिक्सचर्स मौजूद हैं? एयर में हमारे पास बहुत सारे मिक्सचर जो है वो मौजूद है। हमारे पास 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, आर्गॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके अलावा फिर और गैसेस हैं जो कि बहुत कम तादाद में है। अच्छा, हम ऊपर वाला पढ़ रहे थे। फॉर अ थिन लेंस मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ, अच्छा वो रेशो वाला फॉर्मूला पूछ रहे थे थिन लेंस के लिए। Q अपॉन P, Q जो है ये इमेज डिस्टेंस होता है, P जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो सही कौन सा हुआ? A। सही है, मैं यहां लिख देता हूं, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सही।
इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कंट्रोल फिजन रिएक्शन टेक प्लेस इन, देखो कंट्रोल की बात कर रहे हैं। सन के ऊपर जो रिएक्शन होता है ना, फिजन फ्यूजन जो भी पढ़ रहे होते हैं, ये न्यूक्लियर में होता है। ये याद रखना, फिजन और फ्यूजन रिएक्शन ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, फिजन में टूटता है या जुड़ता है? फ्यूजन में टूटता है या जुड़ता है? देखो कहते हैं ना फूड फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब मिलाना, दो चीजों को आपस में मिलाना, तो वो क्या कहलाएगा? फ्यूजन। जैसे आपने चॉकलेट को और पराठे को मिलाया तो ये क्या कहलाएगा? चॉकलेट पराठा। ये फ्यूजन है, ये फूड फ्यूजन कहलाएगा, यानी दो चीजों को आपने मिला दिया। अब इधर क्या होता है, न्यूक्लियस में भी मिलते हैं, न्यूक्लियस में भी मिलते हैं जाकर पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं, तो इसे फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहा जाएगा। यहां फिजन की कह रहे हैं कंट्रोल। तो देखो सन पे अनकंट्रोल होते हैं, कहीं अर्थ पे भी अनकंट्रोल होता है, और जो न्यूक्लियर बम अगर कहीं मारा जाता है तो वो भी अनकंट्रोल ही होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने न्यूक्लियर हमला कर दिया किसी मुल्क पे और फिर आपको गलत फहमी महसूस हो, यार आपको बुरा लगा कि मैंने गलत न्यूक्लियर हमला कर दिया, और अब आप चाहो सारी जो रेडिएशन फैली है वो ख़त्म हो जाए। वो नहीं होगी ख़त्म, वो हज़ारों साल तक रहेगी। तो इसीलिए जो कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो रहे होते हैं, जो ये आपके बिजली पैदा कर रहे होते हैं या न्यूक्लियर बम वगैरह जो बना रहे होते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स एक बहुत मुश्किल फील्ड है, क्योंकि इसमें मेरे नंबर कम आए थे। इसमें मेरे नंबर कम आए वो ज़रूर मुश्किल होगी, ऐसी बात नहीं है, ज़रा उसमें टीचर सही नहीं मिले थे हमें, अब वो इस वजह से कि हम सही पढ़ नहीं पा रहे थे, हमारी गलती थी। द रेडियो बोट कास्टिंग इमिशन, आसान करो, ये बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी दे दी। अच्छा मेगा हर्ट्स, अब मेगा रख के सॉल्व नहीं करना, यहाँ मीटर में दिया हुआ, यहाँ कोई प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ, तो F इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हर्ट्स। और द वेव लेंथ पूछ रहे हैं ना, अच्छा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? C इज इक्वल टू एफ लेमडा। याद रखना C इज नथिंग, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ये जो ब्रॉडकास्टर, ये जो रेडियो वेव होती है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी ना, जरा समझो, जरा सुनो, ये रेडियो वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव। और ये आपके पास लाइट क्या होती है? ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना। जब दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, लाइट की स्पीड क्या है? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। जब दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो रेडियो वेव भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई, तो स्पीड कितनी हुई? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। बात खत्म हो गई ना। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि ना ये हो जाए। अब समझ में आ गया ना वेवलेंथ कैसे निकाल लो। अब वैसे तो ये समझ में आता है, लेकिन मैं इससे कैलकुलेटर से ही कर देता हूँ। थ्री आंसर आ रहा है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, याद रखना। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल कंट्रोल बाय, चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे कंट्रोल कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके भी कंट्रोल कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड में भी लाके कंट्रोल कर सकते हो। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट रिपेल वगैरह हो रहा होता है, डायरेक्शन चेंज करता है। तो जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो भाई आप कंट्रोल करने का मतलब क्या समझते हो? किसी की डायरेक्शन चेंज करना, चाहे वो इंसान हो, बुराई की तरफ जा रहा हो, अच्छाई की तरफ लाओगे तो डायरेक्शन चेंज करोगे ना। इसी तरह चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन भी चेंज करी जा सकती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। Which of the following can determine the mass of proton? मास ऑफ प्रोटॉन कौन से निकाला? ये बिल्कुल आखिर चैप्टर होता है आपका, चैप्टर नंबर 28 में ये पढ़ाया जाता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन किस से निकाला जाता है? गीगर मोलर काउंटर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपर, नहीं मास स्पेक्ट्रोस्कोप, या पूछा क्या था? मास पूछा था ना यार, मास पूछा तो वैसे ही समझ में आ रहा है, मास स्पेक्ट्रोस्कोप से निकल आएगा ना। द रेडिएशन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन इज, the radiation used for the treatment of internal infection, इंटरनल इन्फेक्शन के लिए, देखो कैंसर की बात नहीं कर रहे हैं, इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। तो कैंसर भी एक तरह से मेरे ख्याल से इन्फेक्शन ही होता है। हाँ इन्फेक्शन ही होता है कैंसर भी एक तरह से। ज़्यादा बेहतर ये मेरे भाई जो है ना फर्स्ट ईयर से वो बता सकते हैं, जो मेरे भाई बहन उसमें है ना, क्या कहते हैं, डॉक्टर बन रहे होंगे, वो बता देंगे।
लेकिन देखो डॉक्टर को भी फिजिक्स पढ़ना कितनी ज़रूरी है, इसीलिए सबके लिए फिजिक्स होती है। तो ये जो इंटरनल इन्फेक्शन है ना, इसके लिए एक रेडिएशन यूज़ होती है जो कि हमारे पास रेडियो एक्टिव होती है, वो होती है गामा। एक्सरे यूज़ नहीं की जाती, एक्सरे तो जस्ट आपकी अंदर झांकने के लिए है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट यानी उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है गामा रे। और अल्लाह ताला तमाम इंसानों को, मुसलमानों को ये कैंसर जैसे मर्ज से हमेशा दूर रखे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये हो जाए, ये फैलता तो नहीं है मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को, लेकिन समझ लो अगर ख़ानदान में, घर में किसी एक को हो जाए तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। बीमारी का ऐसा है कि अगर एक इंसान को हो जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है। तो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेफ़ रखे, और आप हमेशा अच्छे काम करें ताकि मुतमईन रहें ज़िंदगी में। ज़िंदगी में मुतमईन रहना बहुत ज़रूरी है, और मुतमईन होने के लिए ना ज़िंदगी में एक चीज़ ये है कि आप भाई नेक काम करें। अगर नेक काम कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस है आप मुतमईन होंगे अपनी लाइफ से और अपनी चीज़ों से। अच्छा, व्हाट इज़ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर आउट इन रेंज इन फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ, वैसे डायग्राम तो बन सकती है। ये लेंस है, कौन सी लेंस थी, लेंस नहीं बताई तो फॉर्म्ड, ये इसमें जवाब लगा ना, ऑब्जेक्ट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 15 सेंटीमीटर आउट। देखो ऑब्जेक्ट यानी पी बोल रहे हैं 15 सेंटीमीटर, आउट इन रेंज इमेज बोल रहे हैं, क्यू बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मीटर में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा फोकल लेंथ के लिए, 1/f, ये लेंस फॉर्मूला कहलाता है। 1/p कह लो या 1/q कह लो, एक ही बात है। p क्या दिया हुआ है, 10 और 15। एक डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15, ये रेशो में जवाब देगा आपको, इससे ना उससे करिएगा। 1/6 आएगा इसका जवाब, 1/6 आ रहा है ना, तो f = 6 हो जाएगा। वजह समझ में आ गई ना 6 कैसे आ रहा है। चलो, रूबी इज अ डैश लेज़र। आई थिंक ये 3 स्टेट लेज़र होता है, मैंने इसमें लेज़र टाइप पढ़ी थी ये। हाँ, 3 स्टेट लेज़र होता है। 3 स्टेट लेज़र का मतलब समझो, एक स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट। ये लेज़र का पूरा टॉपिक पढ़ते हैं हम इसमें, पॉपुलेशन, इन्वर्जन होना, स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, ये सब होना। तो इसमें 3 स्टेट होती हैं, ग्राउंड लेवल, मेटास्टेबल स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देखो ये होता है हमारा ग्राउंड लेवल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा रहने की कोशिश करता है। ये हमारी होती है मेटास्टेबल स्टेट, ये होती है हमारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये होती है। सही है, यानी इलेक्ट्रॉन जंप करके मेटास्टेबल स्टेट में जाएगा, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर वापस आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C connected in series, the equivalent capacitance is, oh sorry 10 कैपेसिटर्स कह रहे हैं। अब देखो इसे शॉर्टकट में करना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। सीरीज में कह रहे हैं, सीरीज का फॉर्मूला ये है, ये सीरीज का फॉर्मूला है। अब क्या 10 के लिए लिखूंगा, नहीं भाई, इसको आसान करते हैं ना, ये फॉर्मूला लगाओ, 1/CEQ। याद रखना, जब अलग अलग दिए हुए हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, यानी C1 की वैल्यू अलग, C2 की वैल्यू अलग, C3 की वैल्यू अलग। मगर यहाँ पर अलग अलग नहीं दिए हुए, यहाँ पर तीनों सेम दिए, सारे सेम दिए मैं 10 दिए मैं 10। तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, C। अच्छा, जितने कैपेसिटर दिए मैं N मल्टीप्लाई बाय N, तो कितने दिए मैं 10 दिए हैं ना, तो 10 C। सही है। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/10। देखो आ रहा है। अच्छा, 1/10 कर लेते हैं इसे, यहाँ रख लो, देखो यहाँ कर लो, C इक्विवेलेंट 1/10 और C, गलत तो नहीं है, ये 0.1 होगा मेरे ख्याल से। हाँ 0.1 सही जवाब है, 0.1 C वो कैपेसिटेंस को बता रहा है। ठीक है, तो ये सब सेम हो जब लगाना, ये जनरल फॉर्मूला है।
जब सारे कैपेसिटर सेम हो, अगर सीरीज में सेम हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, वो प्लस वो भी मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम। अच्छा याद रखना मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब आएगी। फॉर्मूला देखो, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू क्यू एल बी साइन थीटा। दोनों में क्या आ रहा है, साइन। साइन मैक्सिमम कब देगा, 90, यानी मैक्सिमम फोर्स जब भी मिलेगी जब 90 आए, वरना अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो मिनिमम हो जाएगी, और 180 पे भी 0 हो जाएगा, 60 पे तो मैक्सिमम नहीं आ पाएगी, है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इज कंजर्वेशन, एब्सोल्यूट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है ना मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नील बोहर पुट हिज एटॉमिक मॉडल, ये तो तारीख वाला है, तो देखना ही पड़ेगा। नील बोहर ने 1913 में दिया था, और ये काफ़ी मशहूर है। नील बोहर का ये एटॉमिक मॉडल 1913 में आया था, और आज तक इसके ऊपर स्टडी की जा रही है, नई नई चीज़ें डिस्कवरी की जा रही हैं। तो बहुत बड़ा मॉडल ये दुनिया के सामने आया था, जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अब देखो वो चला गया बंदा, आज से कितने साल पहले, आज से 110 साल पहले ये बंदे ने ये चीज़ दी थी। आप सोचो, आप कोई काम आज करो और 200 साल बाद भी लोग उसको देखकर आपकी तारीफ कर रहे हो, तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है, अपनी ज़िंदगी दी थी पूरी इन्होंने। वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज गिवन बाय, लाइट वेव है, लाइट इज अ वेव, ये किसने बोला था। याद रखना, लाइट डुअल नेचर रखती है, यानी वेव भी है पार्टिकल भी है। लेकिन वेव किसने कहा था, हाइगन। याद करो, हाइगन वेव थ्योरी ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं अक्सर, ये तो नाम ही से आता है। रदरफोर्ड ने तो इसके बारे में हमने काम नहीं किया, बोहर में भी इस बारे में नहीं पढ़ते, चार्ल्स भी, सीधा सीधा हाइगन है। Which of the following quantities varies if they move with the speed of light? कौन सी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें। तीनों चेंज हो जाएंगी, लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन, मास, पढ़ा था हमने ना, मास चेंज आना, तीनों याद रखना। अगर आप, ये पेन है, अगर ये पेन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लग जाए तो याद रखना स्पीड ऑफ लाइट के मूव करने से क्या होगा, इसकी लेंथ, टाइम सब में चेंज आ जाएगा। तो ये स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट हमारा आइंस्टाइन का दिया हुआ है। हेनरी इज द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, दोनों के लिए होता है, तो ए बी दोनों है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बाकी चीज़ें नहीं आती, मुझे बाकी चीज़ें भी आती हैं। अच्छा, ये ऊपर एक और है, वेक्टर कैन बी एडेड बाय। वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हो, हेड टू टेल रूल से भी ऐड कर सकते हो, और राइट हैंड रूल थोड़ी ना लगता है, सिंपल एडिशन भी लगा सकते हो। यार मुझे इसमें जो है ना दोनों नहीं, सिंपल एडिशन तो हम अमूमन नहीं लगाते, हेड टू टेल रूल लगाते हैं, हेड टू टेल रूल। और ये राइट हैंड रूल तो ये डायरेक्शन पता करने के लिए यूज करते हैं ना। सही। 7 वेक्टर आर स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डैश। सिंपल वेक्टर की डेफिनेशन है, वेक्टर में दो चीजें चाहिए होती हैं, क्या क्या, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी बताओ ना जल्दी, डायरेक्शन। द सोल्यूशन ऑफ सेट इज, इसका सोल्यूशन निकालो। यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है सिंपल, इसको तो क्वाड्रेटिक तरीके से कर लो। चलो सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक से हो जाएगा ये, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। देखो मिडिल टर्म ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट समझो, वो तो आपको आता भी होगा। मिडिल टर्म में सबसे पहले जो ये पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू दी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करा के लिख दो, पहला काम हो गया। अब इस बीच वाले नंबर को ऐसे आपने तोड़ना है कि मैं माइनस प्लस करूं तो ये बीच वाला नंबर दोबारा आ जाए,
और मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू आ जाए। आओ चेक करते हैं हुआ या नहीं हुआ। इन दोनों को मैं माइनस करूँ, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 3x दोबारा आ जाएगा, यानी एक कंडीशन तो सही हो गई। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, यानी ये भी ठीक हो गया। तो यानी मिडिल टर्म ठीक ब्रेक करिए। माइनस कॉमन निकाल लो, ये वन माइनस वन कॉमन निकलेगा। तो 0 के बराबर ले लो, x इक्वल टू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। देखो 0 दोनों ब्रैकेट के साथ अलग अलग आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। 2 1 तो नहीं आया ना, 1 2 आया, तो 20 सही है ना। देखो 2 1 अलग चीज़ है। 2 1 का मतलब ये है, 2 1 का मतलब ये है कि आपके पास x की वैल्यू 2 आई है, जबकि x की वैल्यू तो 2 नहीं आई ना, x की वैल्यू तो 1 आई है, तो इसलिए 1 2 कहलाएगा। अब ये शॉर्टकट ज़्यादा क्या ज़रूरत है इसमें, तो वैसे एक और शॉर्टकट भी हो सकता था, नहीं बल्कि ठीक है, आप x की वैल्यू पुट कर देते ऊपर ले जाके, लेकिन पता नहीं चल पाता ना वो x किसके बराबर है, क्योंकि x किसी चीज़ के बराबर दिया हुआ नहीं था। तो जब किसी चीज़ के बराबर दिया हुआ नहीं है तो पता कैसे चलेगा अली। तो ये हमें जो है वो देखना होगा कि हमें कौन सी चीज़ किस चीज़ के जो है वो बराबर दी हुई है, ठीक है। अच्छा, पाँव में ज़्यादा दर्द आपके जब होता है जब आप एक जगह खड़े रहो, मूव करते रहो तो कम होता है, ये मुझे आज पता चला है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई फ्रीक्वेंसी एंड नो मास। न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और उसका पास मास नहीं होता। अल्फा बीटा गामा ये तो पार्टिकल्स ही कंसीडर होते हैं ना। नहीं नहीं, ये गामा रेडिएशन की बात कर रहे हैं, गामा रेडिएशन कह रहे हैं इसे। अच्छा, अब आगे देखें क्या कह रहे हैं, अगले एमसीक्यूज में देखें क्या कह रहे हैं। अगले एमसीक्यूज में आपको कहा जा रहा है, एक मिनट, इफ टू वेक्टर्स में थोड़ा पानी पी लूं, बिस्मिल्लाह। तो चलो भाई शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स, हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स हैं। इफ टू वेक्टर्स हैव नेगेटिव मैग्नीट्यूड देन देयर डायरेक्शन विल बी, नेगेटिव आ जाएगी डायरेक्शन। मैं वजह बताता हूँ कैसे। समझो, देखो ये आपके पास एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फॉर एग्जांपल 10 मल्टीप्लाई बाय -10, तो -10 देखो मल्टीप्लाई का है उन्होंने, ठीक है, और 10, तो ऑब्वियस है -100 आ जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। हाउ मेनी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने स्पेक्ट्रम होते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ये वाला एमसीक्यू 4 होते हैं ना, 6 नहीं 4 होते हैं, सही 4 होते हैं। 4 स्पेक्ट्रम हमें इसमें मिल रहे होते हैं, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इस तरह करके मिलते हैं ना। विलियमसन क्लाउड चैम्बर यूज एल्कोहल। देखो विलियमसन क्लाउड चैम्बर हमारे पास अल्कोहल यूज करता है। क्यों ये अल्कोहल यूज करता है, सुपर सैचुरेटेड के लिए, सुपर सैचुरेशन के लिए। डोबिनर जर्मन केमिस्ट इज 1929 अरेंज सिमिलर एलिमेंट इन 2-3 ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्राइड्स। ये थोड़ा तो याद रखने वाली चीज़ है, इसमें क्या ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हिस्ट्री तो आपको याद रखनी पड़ती है ना, जब भी तो मुश्किल लगती है बच्चों को। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोट एंड एंटी नोट। देखना, सबसे पहले नोट और एंटी नोट का कॉन्सेप्ट समझो। ये वेव आ गई आपके पास, ये हो गया नोट, ये हो गया एंटी नोट, अब दोबारा वेव आ गई। अब एक नोट से लेकर दूसरे नोट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ। एक नोट से लेकर दूसरे एंटी नोट तक का डिस्टेंस आपके पास कहलाता है हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो यहां कितना आएगा, नहीं बल्कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ। नोट्स एंड एंटी नोट्स कह रहा है ना, सही है। तो डिस्टेंस बिटवीन नोट्स एंड एंटी नोट्स, देखो ये नोड है, ये क्या है, ये नोड है, ये नोड है,
ये एंटी नोड है, तो कितना होगा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। कहाँ है हाफ ऑफ द वेवलेंथ? हाँ, हाफ ऑफ द वेवलेंथ देख लेना सही, हाफ ऑफ द वेवलेंथ ही लगाना। अच्छा देख लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारी। The field is to be conservative if the work done along its close path is। फील्ड कंजर्वेटिव कब होगी? जब क्लोज पाथ में वर्क किया जाए, और क्लोज पाथ में वर्क करो तो वर्क जीरो आता है, सही याद रखना। ये हमने पीछे पूरा एक डेरिवेशन भी करी होगी इसकी। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क हो तो वो जीरो होता है। विच विद द राइज इन टेम्परेचर द कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ गैस। देखो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आई थिंक कम नहीं, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगी। सत्तरवां मेरे ख्याल से थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है। आई वॉक 4 माइल, मैंने चला कितना, 4 माइल। टर्न टू वॉक 6 माइल, देन माई राइट, विच ऑफ द चूज वेयर आई स्टॉप। देखो इसमें ना आपको टोटल बताना है कि टोटल आप चले कितना। देखो पहले आप 4 चले, फिर आप 6 मीटर चले, माइल चले तो 10 हो गया, फिर आप 4 और चल लिए तो 14 हो जाएगा। 14 माइल आप टोटल चले, ठीक है। टोटल आसान है, लेकिन देखो घुमा के दिया कितना ज़्यादा, बंदा सोचे पता नहीं क्या दे दिया। यही चेक होता है बच्चे का, टाइम भी सेव हो जाता है और उसकी नॉलेज भी चेक हो जाती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन एक्शन एंड रिएक्शन। द थर्ड लॉ ऑफ, अच्छा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, हाँ तो वही तो होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर, हाँ ये रहा, ये सही है, एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर फोर्स। अब देखो एक्शन और रिएक्शन में होता क्या है, जरा मैं समझाता हूँ। पेयर फोर्स क्यों कह रहे हैं, ये बॉक्स है, ये दीवार है, आपने इस दीवार पे मुक्का मारा तो दीवार आप पे भी तो फोर्स लगा रही है ना, यानी पेयर फोर्स हो गई। एक फोर्स हो वो जो आपने लगाई एफ ए बी, एक फोर्स वो जो आप पे लगी एफ बी ए, तो पेयर फोर्स हो गई या नहीं हो गई, इसी को कह रहा है पेयर फोर्स। इफ वी वांट रियल इन्वर्ट, इफ वी वांट हम चाहते हैं इमेज रियल हो, इन्वर्टेड हो, स्मॉल साइज हो, इमेज हो, इज नेसेसरी टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए ये आपको याद रखना है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऑब्जेक्ट आपका 2f पर होना चाहिए, नहीं ये गलत है, a पर होना चाहिए, 2f/2 पर होना चाहिए। कंडीशन है ये इस इमेज को बनाने की। अ स्टूडेंट इज वेयरिंग अ ग्लासेस, जो मैं लगाया वो चश्मे। अच्छा इस चश्मे की पावर कितनी दी हुई है, अच्छा याद रखना ग्लासेस की जो पावर है वो डायोप्टर में मेजर की जाती है। तो खुदा ना खास्ता अगर आप चश्मा लगा, वैसे कोई चश्मा लगाना कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं अक्सर कमज़ोरी समझते हैं, तो आप उनको अपने दिमाग से काम करके दिखाएं तो वो इसको आपकी कमज़ोरी नहीं समझेंगे। अच्छा तो जो पावर होती है वो 2.5 दी हुई है, और आप जब भी चश्मा बनवाने जाओ तो पावर पूछ लिया करो, शीशे की पावर कितनी है। अच्छा डायोप्टर, द कॉरिस्पॉन्डिंग टू फोकल लेंथ बतानी है। देखो फोकल लेंथ और डायोप्टर का फॉर्मूला देख लो। सेंटीमीटर में बतानी हो ना तो 100 रखना, मीटर में बतानी हो तो, अगर सेंटीमीटर में बतानी हो, यहाँ मेरे ख्याल से सेंटीमीटर में ही बतानी है, यूनिट नहीं लगे हुए, ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में जवाब है। तो अगर मीटर में बतानी हो तो जस्ट 1 रखना, अभी हमें सेंटीमीटर में बतानी है तो 100 रख रहे हैं। और जैसे ही आंसर नहीं आया करे ना तो सही निकालने की कोशिश करा करो, तुक्का नहीं मार दिया करो। 40 आएगा इसको सॉल्व करने पे, सी 40, ठीक है 40 आएगा। Radiations are always emitted from of packet of energy, this is statement of। सिंपल एक स्टेटमेंट है जो कि आपको पढ़ाई गई होगी कि एनर्जी पैकेट्स में आती है। जैसे आपके पास दूध आता है ना ऑलपर्स का पैकेट में, इस तरह एक साइंटिस्ट ने बोला था एनर्जी भी पैकेट्स में आती है, वो था प्लंक्स क्वांटम इफेक्ट। फॉर्मूला क्या दिया था, E = hf।
पता नहीं क्या हो गया, हिचकी आ रही है। सही है, ये समझ आई आप लोगों को? इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप द लेंस यूज फॉर, लेंस क्यों यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? इसमें डायरेक्ट मैं आपको जवाब बता देता हूँ क्योंकि बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल, अच्छा भाई माइक्रोस्कोप को तो ये काम है ना कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना, तो ए इसका सही आएगा कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड आई पीस लार्ज फोकल लेंथ में जाना, बड़ा करना चीज़ों को, छोटा करके थोड़ी ना दिखाना है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो चीज़ों को छोटा करके दिखाए दूर चले जाओ सीधा सीधा। द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर चेंज नहीं होता? देखो आइसोथर्मल तो नहीं है, एडियाबेटिक भी नहीं है, या आइसोकाइनेटिक पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक होता है ए। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आई थिंक कोई 11,000 मीटर पर सेकंड आती है। हाँ 11,000 मीटर पर सेकंड आ रही होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तो वो 11200 होती है, तो 11 सही रहेगी। सही 11,000, ये याद रखने वाली चीज़ है। फॉर्मूला देख लो एस्केप वेलोसिटी का, ये भी पूछा जा सकता है, 2g m अपॉन आर, आर यानी ये रेडियस है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है आर। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स, वो कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है प्रॉपर्टीज और न्यूक्लियर फिजिक्स से? सिंपल यार, ये तो सिंपल चीज पूछी है बहुत बड़ी। अभी हमारे पास 25 MCQs और रहता है। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला पूछ लिया है, ये लेप्लास ने करेक्ट करके एक फॉर्मूला दिया था ना, याद करो लेप्लास ने करेक्ट करके एक फॉर्मूला दिया था, तो वो फॉर्मूला बताना है, वो ये वाला था, उसमें ना ये लैम्डा आ रहा था, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना होगा, मैं लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू होल रेडिकल लैम्डा, नहीं लैम्डा नहीं था, ये गामा था, गामा p और रॉ, इस टाइप का ये फॉर्मूला था, तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन सपोर्ट, ये तीनों प्रोसेस ये बताते हैं कि लाइट एक वेव है, वेव थ्योरी को बताते हैं, सही। और करपस्कल थ्योरी, करपस्कल तो बोलती है लाइट पार्टिकल है, सही है। करपस्कल थ्योरी क्या बोलती है? लाइट पार्टिकल है, ये न्यूटन ने दी थी पार्टिकल, न्यूटन ने देखो सब पे काम किया है। AC DC को कन्वर्टर, अभी देखो हमने ऊपर पढ़ा था, रिपीट हुआ या नहीं हुआ? इधर ही रिपीट हो गया MCQs, तो आपके फाइनल में तो इंशाल्लाह जरूर होगा। What will be the value of G if body move at the height of radius of earth? G की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हाइट हमारी जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए? जरा देखो फॉर्मूला, G प्राइम इज इक्वल टू G अपॉन R प्लस H इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्ट बता रहा हूं ताकि ना जल्दी हो जाए। अच्छा ये फॉर्मूला लगेगा, हाइट किसके बराबर हो गई? रेडियस ऑफ अर्थ के, देखो ना लिखा हुआ हाइट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो क्या हो जाएगा आपके पास? R अपॉन R प्लस R और स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? R अपॉन 2R और इसका स्क्वायर, तो R से R कैंसिल, हाफ हो जाएगा, नहीं हाफ नहीं होगा, 1/4 हो जाएगा। देखो ये 2 पे स्क्वायर हो जाएगा ना, तो G अपॉन 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बल्कि 2 का स्क्वायर, B सही है, सही है, B सही आ गया। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्रेशर कांस्टेंट होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर फॉलोज डैश लॉ, कौन सा लॉ फॉलो करता है हाइड्रोलिक प्रेशर? पास्कल लॉ फॉलो करता है मेरे ख्याल से, हाँ पास्कल लॉ, ये हमने पढ़ा था ना उस चैप्टर में, पास्कल लॉ फॉलो करता है। मैक्सवेल इज यूनिट ऑफ डैश, मैक्सवेल किस चीज का यूनिट है? देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं है, मैग्नेटिक
सब्सेप्टिबिलिटी का मैग्नेटिक फ्लीस का होता है, बल्कि ये फ्लक्स नहीं है, फ्लीस है, ठीक है। तो थोड़ा देख लेना सही से। द प्रोडक्ट ऑफ आई जे वेक्टर इज इक्वल टू, देखो प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आएगा वेक्टर ही, हाँ वेक्टर ही आएगा, वेक्टर के। देखो आई और जे को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, देखो हमारे पास तीन चीज़ें होती है ना, आई जे और के। अगर मैं आई और जे को मल्टीप्लाई कराता हूँ, अच्छा याद रखना इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है, तो ये के आता है, वेक्टर के आ जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म बाय, देखो हमारे पास तीन किस्म के हम सेमीकंडक्टर मोस्टली पढ़ते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर, एक हम पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप किससे बनता है? आर्सेनिक और गैलीलियम और इंडियम, इससे बनता है, जी और आई। याद रखना प्योर जो होते हैं ना वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज स्पेशल केस ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्पेशल केस ऑफ, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एनर्जी। रेडियो एक्टिव रेस डू नॉट इमिट, रेडियो एक्टिव रे इनमें से क्या नहीं निकालती? अल्फा बीटा गामा तो निकालती हैं, मगर एक्सरे नहीं निकालती। अगर एक्सरे निकाल ली होती तो फिर एक्सरे थोड़ी ना कराया जाता आप लोगों का। ट्रांजिस्टर वर्क है, ट्रांजिस्टर किस प्रिंसिपल, ट्रांजिस्टर क्या होता है? मतलब ट्रांजिस्टर के यूज का, एम्पलीफायर के यूज होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर तो हमें पता है, रेक्टिफायर भी पता है हमें, ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर के तौर पे काम कराया जाता है। रेजिस्टेंस आई इंडिपेंडेंट ऑफ, रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड नहीं करती? शेप, साइज, कौन था 64, देखो रेजिस्टर साइज पे भी डिपेंड करती है, लेंथ के, एरिया के चेंज होने से, फिजिकल स्टेट, शेप, इनमें से कोई भी नहीं है, सब पे डिपेंड करती है। व्हाट फोर्स विल गिव अ मास ऑफ, अच्छा मास है, ये तो बहुत सिंपल है, तो 50 इसका जवाब आएगा। देखो मास इतना दे दिया, एक्सेलरेशन इतनी दे दी, F इज इक्वल टू ma लगा दो, आपका काम हो जाएगा आसान। कलर ऑफ लाइट डिटरमाइंड बाय, कलर ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन की जाती है, वेवलेंथ से भी डिटरमाइन हो रही होती है, लेकिन अमूमन फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे होता है। अच्छा ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए। एक छोटा सा टास्क करेंगे आप लोग, अभी पढ़ा था ना रूबी स्ट्रेट लेजर, 3 स्टेट लेजर, अच्छा देखो ये तो बहुत आसान है। साउंड वेव के लिए फॉर्मूला क्या क्या लगाओगे? v इज इक्वल टू एफ लेमडा। देखो यही फॉर्मूला आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी लगाते हो, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, मगर वहां वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है जो कि होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो c इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो स्पीड कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया ये पूछ रहे हैं, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा ही लगाते हैं। $1200 डिवाइडेड बाय, ये तो सिंपल है, 300, 4 आएगा 400, ठीक है। देखो वेलोसिटी कितनी दे दी? 1200 डिवाइडेड बाय एफ 300, तो ये कैंसिल हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 आ जाएगा। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डिपेंडेंट ऑफ, पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना। सिंपल पेंडुलम में फॉर्मूला, मैं सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला लिख देता हूं, आप लोगों को नहीं समझ में आ जाएगा, क्योंकि अक्सर ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। एक मिनट में ज़रा फॉर्मूला लिख देता हूँ। वैसे तो मुझे याद है सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 2 पाई होल रेडिकल L अपॉन G, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। हाँ L अपॉन G सही है। तो देखो इस फॉर्मूले में मास तो नहीं आ रहा, ग्रेविटी आ रही है, ठीक है।
लेंथ, वेवलेंथ इन सब पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास पे नहीं करता। अच्छा ये वही है, एमसीक्यूज टाइप है। अब ये कुछ एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये आप लोगों पे न्यूमेरिकल टाइप है सारे। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में डायोड यूज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस टॉर्क होता है। अब ये कुछ छोटे मोटे एमसीक्यूज हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला पढ़ा हमने, mv/2, या ये पढ़ा, देख लेना, ठीक है। तो आई होप मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी भाई। अब आपको प्रॉपर लेक्चर्स मिला करेंगे, प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी। अब वो परेशानी वाले दौर ख़त्म हो गए। अब इंशाल्लाह एमी इंग्लिश सेंटर आपको तेज़ी में आगे लेके चलेगा, और इंशाल्लाह आपको आगे लेके चलेगा। तो भाई कोई बात ना समझ में आई हो, पूछनी हो तो मैं ज़रूर गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ। फिर अगला लेक्चर आपका मैथ का होगा, जो कि मैं कल अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो ये आज अपलोड कर दूँगा। तो मुझे रिव्यू देना कि ये किस तरह लगा, इस तरह का सिस्टम, इस तरह मैंने आपको पढ़ाया, कैसा समझ में आया। कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।